Hello everyone, once again I Kunjan welcome you all to GATE Academy. ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी क्लियर है? एक बार कंफर्म करें यार. ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी क्लियर है? एक बार कंफर्म करो. हाँ, मेरे साइड से तो है, पर कोई चैट बॉक्स में कंफर्म करे तो बेटर हो जाएगा. ओके ओके, तो येस्टरडे क्या, ये फॉर्मेथलॉन सीरीज फॉर बार्क स्टूडेंट्स, मतलब जो बार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए गेट एकेडमी की केमिकल ब्रांच ये फॉर्मेथलॉन सीरीज लेके आया है. मतलब हर 1 या 2 घंटे के अंदर, 1 या 2 घंटे के अंदर दिन में एक सब्जेक्ट आपके सारे फॉर्मूलेज रिवाइज हो जाएंगे. इस इंटेंशन के साथ हम आए हैं. ठीक है, तो yesterday we had a formathlon series on process calculation and today we are meeting for the formathlon series of plant design and economics. ठीक है, अब प्लांट डिज़ाइन एंड इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट का ओवरऑल वेटेज थोड़ा सा कम है. ठीक है, बट इसको हाथ से जाने नहीं देना है. इसके इकोनॉमिक्स पार्ट पे हमारा कंट्रोल आ सकता है. प्लांट डिज़ाइन, द सब्जेक्ट इटसेल्फ सेज प्लांट डिज़ाइन एंड इकोनॉमिक्स. डिज़ाइन इज अ मगअप पार्ट, जितना करोगे कम है. ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स का पार्ट लिमिटेड है, कवर हो सकता है, नहीं छूटेंगे तुम्हारे मार्क्स. अगर क्वेश्चन उस एरिया से आ रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे. ठीक है, डिज़ाइन पार्ट यस इज अ बिट डिफरेंट. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली फॉर्मूला पार्ट. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले पार्ट से. लेकिन आज का टॉपिक सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, दैट इज प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स. प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स. Okay, and under this topic we will be discussing some formulas topic by topic. ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं डेप्रिसिएशन, जो कि इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन से. ओके, तो सबसे पहले हेडिंग दे दो. ये लेक्चर जो है फॉर्मेथलॉन सीरीज, वो राइट नाउ इट इज़ बीइंग एक्टिव ऑन 2 यूट्यूब चैनल्स. सबसे पहले तो गेट एकेडमी का केमिकल का जो पुराना चैनल था एंड न्यू चैनल पे भी. अगर आपने न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब इट. गेट एकेडमी ने अभी केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए डेडिकेटेडली एक सिंगल चैनल बनाया है, दैट इज गेट एकेडमी केमिकल. ओके, तो मेक श्योर कि अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें. ठीक है, ओके, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक, मतलब इनवाइट लिंक फॉर गेट एकेडमी केमिकल चैनल मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको वो लिंक मिल जाएगी. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब करें. किसको? केमिकल चैनल. ठीक है, ताकि गेट केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली गेट ओरिएंटेड केमिकल इंजीनियरिंग का जो भी डेटा होगा वो उसके अंदर आते जाएगा. ओके, चलो देन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स. सबसे पहली हेडिंग देते हैं हम डेप्रिसिएशन. सबसे पहली हेडिंग देते हैं डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में हमने पढ़े हैं कुछ टाइप्स. सबसे पहला टाइप इज स्ट्रेट लाइन मेथड. सबसे फर्स्ट टाइप इज स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके, अब डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? डेप्रिसिएशन के निकालने के कई तरीके हैं. क्यों निकालते हैं हम डेप्रिसिएशन, और ये होता क्या है डेप्रिसिएशन? ठीक है, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन क्या होता है. फॉर एग्जांपल तुमने ये पेन खरीदी. ठीक है, ये पेन जो मेरे हाथ में है, ऐसी पेन तुम्हारे पास भी होगी. ये पेन तुमने खरीदी फॉर एग्जाम्पल 25,000 की. ठीक है, नॉर्मल पेन नहीं है यार, इस पे चल रही है, तो 25,000 की तो ये होगी. ठीक है, अब ये 25,000 की पेन मैंने आज की डेट में मार्केट में खरीदी. ठीक है, 1 महीना इस्तेमाल करी और उसके बाद मैं इस पेन को बेच रही हूँ. तो अब क्या ये 25,000 की मिलेगी, मतलब बिकेगी? नहीं, इसका कॉस्टिंग जो है वो 25K था, बट आज की डेट में मतलब 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद मैं इसको बेचने जाऊंगी तो क्या ये 25K में बिकेगी? नहीं, इसका कॉस्ट कम हो चुका होगा. हो सकता है 20,000 हो चुका हो सकता
सकता है 15,000 हो चुका हो, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट में रिडक्शन आता है, ये जो कॉस्ट में रिडक्शन आता है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि तुम्हारे केस में मोबाइल फ़ोन, तुमने मोबाइल फ़ोन खरीदा 50,000 का, एक महीना इस्तेमाल किया, फिर बेचने जाओगे, कोई 50 में लेगा नहीं, हो सकता है 40,000 में ले ले, ठीक है। तो वो दैट डिफरेंस ऑफ 10,000, 50,000 में खरीदा था, अब एक महीने के बाद बेच रहे हो, तो हो सकता है 40,000 में बेचो, तो दैट डिफरेंस ऑफ 10,000 इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका होता है वो देयर आर एटलीस्ट फोर टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिससे हमें समझना है कि हम किस टाइप को फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। अब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का एक अजम्पशन है कि वो ये चीज़ अज्यूम कर लेता है कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने फ़ोन खरीदा था 10K में, 10,000 में तुमने फ़ोन खरीदा, ठीक है। आइडियली मतलब प्रैक्टिकली तो ऐसा होगा ना, ऐसा हो सकता है कि तुमने उसको 1 साल इस्तेमाल किया, 1 साल इस्तेमाल करने के बाद इफ़ यू आर डिसाइडिंग कि तुम इसको अभी बेच देते हो, 1 साल इस्तेमाल करने के बाद इफ़ यू आर डिसाइडिंग कि तुम इसको बेच देते हो, ठीक है, तो हो सकता है ये 8,000 में बिके। देन सेकेंड ईयर आपने और इस्तेमाल किया, ठीक है, मतलब आप सोच रहे थे कि आप बेचो बट आपने बेचा नहीं, अगर बेचते तो 8,000 में बिकता, ठीक है। फिर आपने उसको नहीं बेचा, 1 साल और इस्तेमाल किया, 1 साल और इस्तेमाल किया मतलब सेकेंड ईयर और इस्तेमाल किया, और फिर आपने डिसाइड किया कि आप बेचोगे, हो सकता है 2 साल के बाद उसकी कीमत 5,000 हो चुकी हो, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिकल वे टू थिंक, और प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, बट हर बारी ऐसा नहीं होता फिक्स कि इस बारी अगर 2,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है तो सेकेंड ईयर में भी 2,000 का ही डेप्रिसिएशन हुआ, ऐसा हुआ क्या? नहीं। पहले साल के डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी थी? पहले साल की डेप्रिसिएशन वैल्यू थी 2K, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी थी? 5, 6, 7, 8 मतलब 3K, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये बोलता है कि हर साल का डेप्रिसिएशन का वैल्यू कांस्टेंट है, इसका अजम्पशन ही यही है कि हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होता है। मतलब वो ये बोलना चाहता है कि ऐसी सिचुएशन अराइज ही नहीं होती, उसके हिसाब से अगर आप 10K का फ़ोन खरीदते हो तो पहले साल जितनी भी वैल्यू डेप्रिसिएशन हुई हो, फॉर एग्जाम्पल 1,000 का डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, ठीक है, तो 1 साल के बाद आपके फ़ोन की कीमत हो चुकी है 9K, देन अगेन 1 साल के बाद आपकी फ़ोन की कीमत हो चुकी है 8K, अगेन 1 साल के बाद, एक मतलब दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर, और फ़ोन की कीमत हो चुकी है 7K। तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इज कॉन्स्टेंट, दैट इज 1K 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 1K, ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो हर साल की डेप्रिसिएशन की वैल्यू कांस्टेंट है, ये है सबसे पहला अजम्पशन स्ट्रेट लाइन मेथड का। अब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मुझे कुछ बेसिक चीजें आपको बतानी है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन, जो कि चारों मेथड्स में सेम रहेगी, ठीक है। देखो क्या है वो चीजें जो विच आर कॉमन इन ऑल द टाइप्स। सबसे पहले जो भी इनिशियल कॉस्ट होगी, मतलब आपने 50,000 का फोन खरीदा था, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट फोन इज 50,000, राइट। तो वट एवर दैट इनिशियल वैल्यू इज, वी कॉल इट एज V0। आफ्टर 1 year you use that equipment or that phone for 1 year, and if you are trying to sell it after 1 year, ठीक है, then what will be the value of that equipment after 1 year? तो it is V1, ठीक है। देन अगेन यू यूज दैट इक्विपमेंट फॉर 1 year, मतलब सेकेंड ईयर में भी और इस्तेमाल किया। अगर बेचते, 1 साल में आप डिसाइड कर रहे हो कि आप बेच रहे हो, और अगर आप बेचते हो तो आप कितने में बेचोगे, तो उसकी वैल्यू, उस वैल्यू को हम बोलते हैं V1। जैसे कि तुमने 10,000 विल बी 10,000 विल बी और V0 का वैल्यू 1,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो 1 साल के बाद कितने में बेचोगे? 9,000 में बेचोगे, दैट 9,000 इज द वैल्यू ऑफ V1, ओके। देन सेकेंड ईयर में फिर से आपने उस इक्विपमेंट को यूज किया, ओके, सेकेंड ईयर में फिर से आपने उस इक्विपमेंट को यूज किया, राइट, एंड देन अगेन यू थॉट ऑफ कि यार अभी बेच देता हूं, तो कितने में बेचोगे? तो आपने सपोज डिसाइड किया, नॉट डिसाइड किया, वट एवर दैट वैल्यू इज, दैट वैल्यू विल बी नोन एज V2, ठीक है। अगेन आपने डिसाइड किया था कि आप बेचोगे, बट ड्यू टू सम रीजंस आप नहीं बेच रहे हो, तो फिर आपने और थर्ड ईयर उसको इस्तेमाल किया, और आप थर्ड ईयर के बाद बेचना चाहोगे तो उसको बोलेंगे हम V3, ठीक है। तो यहाँ पे दिस V0 इज नोन एज इनिशियल वैल्यू, दिस V1, V2,
V3 एंड डॉट डॉट डॉट, इनको बोला जाता है बुक वैल्यूज, इनको बोला जाता है बुक वैल्यूज। ओके, एंड कोई भी इक्विपमेंट हो, आपका फोन हो या कंपनी का कोई भी इक्विपमेंट हो, हर इक्विपमेंट की एक डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, ठीक है, कि उतने अमाउंट पे मतलब उतने नॉट डेप्रिसिएशन वैल्यू, एक सैल्वेज वैल्यू होती है। आपने कोई भी इक्विपमेंट खरीदा या फोन खरीदा, कोई डिस्टिलेशन कॉलम खरीदा, तो उसकी एक सर्विस लाइफ होगी कि उतने साल के बाद वो इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे उसको इस्तेमाल करो या चाहे ना करो, बट उस इक्विपमेंट की वैल्यू खराब हो चुकी होगी, ठीक है। तो उस इक्विपमेंट की वैल्यू नहीं बची, उस टाइम पे उस इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या होगी, उसको हम बोलते हैं VS, ठीक है। तो वो वैल्यू वो कब आती है, वो सिचुएशन आती है n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद। व्हाट इज n? n इज सर्विस लाइफ, n इज सर्विस लाइफ, n इज सर्विस लाइफ। क्या है n? n इज सर्विस लाइफ। जैसे आपके फोन के लिए आप कितने भी अच्छे से रखोगे तो 10 साल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करोगे, 6-7 साल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करोगे, है ना। 50 साल तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, कितने भी सहेज के रखोगे उसको तो 50 साल तक तुम उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जब भी कोई भी इक्विपमेंट होता है उसकी एक सर्विस लाइफ होती है, ठीक है। तो जब आप कोई इक्विपमेंट परचेस करते हो, उसकी सर्विस लाइफ सपोज इफ n है, तो n नंबर ऑफ इयर्स के बाद अगर आप उसको बेचने का डिसाइड करोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, उसको हम बोलते हैं VS, ठीक है। अब VS क्या है? तो VS है हमारे लिए सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। VS है हमारे लिए सैल्वेज वैल्यू, या कभी कभी इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में VS इज सेम, ठीक है। देखो VS के दो टर्म्स आते हैं, ठीक है। VS में दो टर्म्स हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको जहां फॉर्मूला दिखेगा, चाहे क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू दिया हो या स्क्रैप वैल्यू दिया हो, हमारे लिए एक ही है, लेकिन टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज, ठीक है। सुनो अच्छे से, VS इज सैल्वेज वैल्यू, या फिर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू या फिर जंक वैल्यू के नाम से भी इसको मेंशन किया जाता है। फॉर्मूला में जहां जहां VS आएगा, क्वेश्चन में एक तो स्क्रैप वैल्यू दे रखी होगी तो उसको पुट कर दो, या सैल्वेज वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दो, ठीक है। लेकिन टेक्निकली इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सुनो, अगर आपने सैल्वेज स्क्रैप वैल्यू कब बोलते हैं अपन इसको? स्क्रैप वैल्यू मतलब इस जो भी आपने इक्विपमेंट खरीदा, फॉर एग्जांपल कोई डिस्टिलेशन कॉलम खरीदा, उसका सर्विस लाइफ था 20 साल का, सर्विस लाइफ था उस इक्विपमेंट का 20 साल का। तो आपने 20 साल तक उस इक्विपमेंट को चलाया, ठीक है। और 20 साल तक चलाने के बाद आपने डिसाइड किया कि यार अब मैं इसको बेच देता हूँ, ठीक है। बेच देता हूँ मतलब यार उसके आगे तुम यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन ही 20 साल की थी। तो 20 साल के बाद तो आपको वैसे भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको चलाने नहीं देगी, तो आपको वो डिस्टिलेशन कॉलम वैसे भी बेचना है। तो आप बोलोगे मैम उसको बेच के हमको क्या मिलेगा? अरे यार घर में कोई खराब कूलर भी होता है तो उसको भी हम बेचते हैं, तो नॉन वर्किंग कूलर भी अगर आप बेचोगे तो उसका भी कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, राइट। उसकी स्क्रैप वैल्यू बोली जाती है। सिमिलरली आप कुछ भी इक्विपमेंट अगर आप स्क्रैप में बेचते हो, उसका सर्विस लाइफ कंटिन्यूसली खत्म होने के बाद भी आप उसको बेचोगे तो उससे जो आपको पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं हम स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, या फिर जंक वैल्यू। मतलब भंगार में अगर दे दिया तो उससे आपको पैसा कितना मिलेगा, ठीक है। और ये जो सैल्वेज वैल्यू होती है वो उसके पहले, ठीक है। मतलब आपने बीच में कहीं सपोज 20 साल तक की उसकी स्क्रैप वैल्यू मतलब लाइफ स्पैन, उसका सर्विस लाइफ उसका 20 साल था, ठीक है। लेकिन तुमने ना 15 साल इस्तेमाल किया एंड यू आर डिसाइडिंग कि यार अब मैं इसको और नहीं इस्तेमाल कर सकता, मुझे थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस होना है, तो आई नीड टू सेल दिस, मैं नया वाला मॉडिफाइड वर्जन खरीदूंगा। लेकिन वट एवर इक्विपमेंट यू हैव यूज्ड उसको 5 साल तो और इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो सिंस वो 5 साल और इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वट एवर वैल्यू at whatever value you are selling that equipment, that is known as salvage value। तो फर्क क्या हुआ? सैल्वेज वैल्यू के बाद उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, स्क्रैप वैल्यू और जंक वैल्यू के बाद उसको इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम बेच क्यों रहे हैं? अरे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ना। जैसे कि तुम सेलफोन खरीदते हो, ठीक है, कई लोग हैं जो फोन तो अच्छा चल रहा होता है बट नहीं, मन मर्जी
बेचना है, नया खरीदना है, नया आईफोन का वर्जन आया है, नया खरीदना है, तो दैट उस टाइम पे जब उसको बेचेगा, उस फोन को बेचेगा, तब हम उसको बोलेंगे सैल्वेज वैल्यू, बिकॉज दैट इक्विपमेंट इज स्टिल यूजफुल। और स्क्रैप वैल्यू और जंक वैल्यू मतलब तुमने उस फोन को इतना घसीटा है कि अब वो कोई तुम चाह के भी उसको ठीक नहीं कर सकते, अब वो भंगार में जाने वाला है। इन दैट केस उसके 500 रुपये जो भी मिलेंगे या 50 रुपये या 100 रुपये जो भी मिलेंगे, दैट वैल्यू विल बी नोन एज स्क्रैप वैल्यू या जंक वैल्यू। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन क्या होता है? जनरल डेप्रीसिएशन, ठीक है, हर ईयर का एक डेप्रीसिएशन होता है, ठीक है, एवरी ईयर यू हैव सम और द अदर डेप्रीसिएशन का वैल्यू, ठीक है, एवरी ईयर यू हैव सम और द अदर डेप्रीसिएशन का वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट ईयर का, जिसको मैं D1 नाम, मतलब यहाँ पे अगर आपके इक्विपमेंट की वैल्यू फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएट हो रही है तो हम उसको बोलते हैं D1, ठीक है। सेकेंड ईयर में हो रही है तब हम उसको बोलते हैं D2, थर्ड ईयर में हो रही है तो हम उसको बोलेंगे D3। तो हर साल उसके रिस्पेक्टिव ईयर में जितनी वैल्यू डेप्रीसिएट होगी हम उसको बोलेंगे उस साल का डेप्रीसिएशन। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन जिसको हम D1 बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन जिसको हम D1 बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? D1 की वैल्यू, ठीक है, क्या होगी? फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन कितना हुआ? अब ये ना यहाँ से तुम उल्टा सीधा कर सकते हो, लेकिन अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो फिर वहां से कोई गलती नहीं होती। जैसे देखो यहाँ पे इनिशियली तुम्हारे इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 10,000, बाद में एक साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 9,000, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं तुमको बोलूंगी अच्छा फिर फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना हुआ, तो आप बोलोगे मैम ये तो 1,000 हुआ, बिकॉज 10 - 9, व्हाट यू डिड, यू टुक दिस 10 एंड देन 9, तो हायर वैल्यू को हमेशा पहले लिया जाता है। तो यहाँ पे D1 का वैल्यू इज V0 - V1, D2 का वैल्यू इज इक्वल टू V1 - V2, D3 का वैल्यू इज इक्वल टू V2 - V3। तो इस तरीके से अपन इंडिविजुअल ईयर का डेप्रीसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ओके, तो ये जितना भी हमने देखा दिस वाज द जनरल थिंग। इसी से हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है। अगर मुझे V1 की वैल्यू पता करना है, यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर मतलब पहला मैंने क्वेश्चन तुमको क्या पूछा, दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से सोचो, दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि तुमको V0 और V1 दिया हुआ है और मैं पूछ रही हूँ कि D1 की वैल्यू निकालो, तो तुम क्या सोचते हो, अच्छा D1 निकालना है क्या, तो V0 - V1 कर दो, ठीक है। अब उल्टा सोचो कि मैंने तुमको क्वेश्चन में ये दिया है कि V0 की वैल्यू सो एंड सो, मतलब तुमने खरीदा कितने में, और मैंने तुमको D1 की वैल्यू दे दी कि फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना हुआ, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, तो फिर अब कितने में बेचोगे, कैसे डिसाइड होगा? इनिशियली वैल्यू V0 थी एंड D1 इज द अमाउंट डेप्रीसिएटेड, तो V1 की वैल्यू कितनी है, तो V1 इज इक्वल टू V0 - D1, ठीक है। इनिशियल वैल्यू इतनी थी, फर्स्ट ईयर में इतना डेप्रीसिएशन हुआ, तो अब वैल्यू कितनी है, तो V1 है। तुम्हारे हिसाब से यहाँ से भी सोच सकते हो, यहाँ से भी सोच सकते हो, दोनों फॉर्मूले सेम ही है। देखो यहाँ से मैं V1 की वैल्यू निकालने जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, V1 अगर उधर चला जाएगा तो इट विल बी V0 - D1 ओनली, राइट। तो यही फॉर्मूला है जो यहाँ पे आया। अब वो आपकी सोच है, आप दोनों तरीके से आपको सोचते आना चाहिए कि यहाँ से अगर डेप्रीसिएशन निकालना है तो इट विल बी इनिशियल माइनस फाइनल, यहाँ पे डेप्रीसिएशन निकालना है तो इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। और वही अगर V1 की वैल्यू निकालनी है तो इट विल बी V0 - D1, V2 की वैल्यू निकालनी है तो इट इज V1 - D2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से अगर V2 की वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ से V2 की वैल्यू निकालनी है तो इट विल बी V2 विल बी V0 - D1 बराबर है V1 - D2 बराबर है। जैसे यहाँ पे V1 निकालने के लिए हमने क्या किया, V0 - D1 किया, करेक्ट। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू निकालने के लिए हम V1 - D2 करेंगे, तो यहाँ पे V1 - D2 करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो भी हमने देखा ये जनरल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड, डेक्लाइन, डबल डेक्लाइन, ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल होगी। अब स्पेसिफिकली हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर, ठीक है। मैं ये नाम थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देती हूँ। ये जो चीजें हमने जनरली देखी ये सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन मेथड अलग क्यों है,
उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या ऐसा स्पेसिफिक है कि ये अलग है? ठीक है, सबसे पहला अजम्पशन तो स्ट्रेट लाइन मेथड का कि वो ये समझता है कि हर साल का गुड इवनिंग AMR काफी दिनों बाद। ओके, तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हर साल का इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन सेम है। ठीक है, तो जबकि ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट ये ऐसा अज्यूम करता है, तो हमको भी यही समझना है अगर क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड आता है तो। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू DN। हर साल का इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन सेम होता है, तो हम उसको अलग अलग क्यों लिखे? हम उसको एक ही लिखते हैं D। जैसे कि आपने फ़ोन खरीदा 10,000 का और हर साल उसकी वैल्यू जो डेप्रिसिएशन है D1 वो भी 1000, D2 इज ऑल्सो 1000, D3 इज ऑल्सो 1000, ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो हम उसको बार बार D1, D2, D3 क्यों बोले? हम उसको सिर्फ D बोलेंगे। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला कैसे होगा? फॉर्मूला देखो, अभी तुम ही निकालोगे फॉर्मूला। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू अगर 10K है, ठीक है, एक साल तुमने इस्तेमाल किया 8K हो गई। ठीक है, एक और साल तुमने इस्तेमाल किया 6K हो गई, एक और साल इस्तेमाल किया 4K हो गई। करेक्ट है, हर साल डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट, जो कि रूल है यहाँ का। ठीक है, एंड देन अगेन इट इज 2K, अगेन देन इट इज 0K। ठीक है, तो इस इक्विपमेंट का हर साल का इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना हुआ? निकालो तो कैसे आएगा? हर साल का इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना आएगा बताओ? हर साल का इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना आएगा? तो आप बोलोगे मैम वेरी सिंपल मैम, एवरी ईयर 2K का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन का वैल्यू इज 2K, दैट सॉरी हाँ इट इज 2K, दैट इज 2000। ठीक है, तो तुमने क्या किया? तुमने एक्चुअली किया V0 माइनस VS डिवाइडेड बाय V0 माइनस VS बाय N, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। तुमने ना चाहते हुए भी ये फॉर्मूला लगा दिया। कैसे? देखो V0 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस VS की वैल्यू कितनी है 0, डिवाइडेड बाय N, N इज सर्विस लाइफ, मतलब कितने साल हमने उस इक्विपमेंट को यूज किया, तो हमने 5 साल इसको यूज किया है, तो डिवाइड बाय 5, कितनी आई वैल्यू? आई 2। दिस इज 10,000, तो आया 2K। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। पहला अजम्पशन स्ट्रेट लाइन मेथड का कि हर साल का इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन का वैल्यू सेम रहेगा। सेकेंड, डेप्रिसिएशन वो निकलेगा कैसे? सबसे पहला अजम्पशन कि हर साल का इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन का वैल्यू सेम, करेक्ट। दूसरा, व्हाट इज निकलेगा कैसे? सेम है, ओके, बट हाउ टू कैलकुलेट? वी कैन कैलकुलेट इट यूजिंग V0 माइनस VS बाय N। ठीक है, और इसका जो डेप्रिसिएशन का ग्राफ होता है, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते क्यों है? क्योंकि जब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन की लाइन है, अगर ये डेप्रिसिएशन की लाइन है तो ये लाइन स्ट्रेट जाती है। ठीक है, y इज इक्वल टू mx का प्लॉट कैसे जाता है? ओरिजिन से सीधा। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स एंड यहाँ पे अगर हम बुक वैल्यू अगर हम ऐसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड की जो डेप्रिसिएशन की लाइन है वो सीधी सीधी जाती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना, सेकेंड का कितना, थर्ड का कितना, फोर्थ का कितना, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो सॉर्टेड। अब इसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक चीज याद कर रखी कि यहाँ पे हमने V0 की वैल्यू, V1 की वैल्यू निकाली, यहाँ से हमने V1 की वैल्यू निकाली V0 माइनस D1, राइट। ठीक है, और यहाँ से V2 की वैल्यू निकाली V1 माइनस D2। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो यार D1 D2 नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो अगर D1 D2 नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला यहाँ कैसे आई? ठीक है, तो यहाँ पे D1 इज नथिंग बट D, राइट। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग V1 इज इक्वल टू V0 माइनस D, बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D, इसीलिए इसको मैंने कर दिया D। नाउ व्हाट अबाउट V2? V2 इज नथिंग बट V1 माइनस D2, ठीक है, पर V1 की वैल्यू क्या है? V1 की वैल्यू तो है V0 माइनस D, इसीलिए ये हो जाएगा V0 माइनस D।
ये हुई V1 की वैल्यू। बट व्हाट अबाउट माइनस D2, व्हाट अबाउट दिस D2? D2 क्या है? D2 इज अगेन D ओनली ना, D1 हो चाहे D2 हो या D3 हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ D ही होने वाला है, तो यहाँ पे मैंने D लिख दिया। तो दिस इज V0 माइनस 2D, करेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं इसी ग्राउंड्स पे जाऊंगी तो V3 की वैल्यू हो जाती है V2 माइनस D3। V2 की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ से V2 की वैल्यू है V0 माइनस 2D, और यहाँ पे D3, व्हाट इज D3? D3 इज अगेन नथिंग बट D, तो फॉर्मूला इज V0 माइनस 3D। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला जो हम और सबसे पहले हमने पढ़ा, ये V0 माइनस VS अपॉन N, ये है फर्स्ट फॉर्मूला फॉर डेप्रीसिएशन for straight if calculated using straight line method. This is another thing to be remembered for straight line method, that the individual depreciation is constant throughout. Third thing is Vn का वैल्यू, Va का वैल्यू, मतलब इसका जो जनरल फॉर्मूला V1, V2, V3 ये क्या है? ये बुक वैल्यू है। तो अगर मुझे Va का फॉर्मूला जानना है, Va इज एनी बुक वैल्यू, ठीक है, जनरल, तो अगर मुझे Va करना है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V0। अगर V3 इज V0 माइनस 3D तो Va इज इक्वल टू V0 माइनस AD हो जाएगा कि नहीं? बराबर है क्या? तो दिस इज अनदर फॉर्मूला, करेक्ट है, दिस इज अनदर फॉर्मूला। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये था सब कुछ स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड पे आते हैं अभी। तो सेकंड इज डिक्लाइन बैलेंस मेथड। सेकेंड इज डिक्लाइन बैलेंस मेथड। डिक्लाइन बैलेंस मेथड मतलब क्या? डिक्लाइन बैलेंस मेथड में इसका दूसरा नाम पहले बताती हूँ, ठीक है। डिक्लाइन बैलेंस मेथड का दूसरा नाम है फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, इसको टेक्स्ट बुक मेथड भी बोलते हैं, टेक्स्ट बुक मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। डिक्लाइन बैलेंस मेथड, फिक्स परसेंटेज मेथड या फिर टेक्स्ट बुक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम अप्लाई कर रहे हैं इस सेम कंसेप्ट जो हमने कॉमन कंसेप्ट देखे थे, वो सेम कंसेप्ट जब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं डिक्लाइन बैलेंस मेथड में, तो यहाँ पे ना सिंस इसका नाम है फिक्स परसेंटेज मेथड, तो ये क्या करता है? ये एक परसेंटेज फिक्स कर देता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने एक अमाउंट फिक्स कर दी थी कि हर बार इक्विपमेंट का वैल्यू 1000 से कम होते जाएगा। तो पहले 10,000 था, तो अब हो जाएगा 9,000, फिर हो जाएगा 8,000, 7,000 एंड सो ऑन। अब क्या हुआ? फिक्स परसेंटेज मेथड में परसेंटेज की वैल्यू फिक्स कर दी है जिस हिसाब से उसकी कीमत कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट इज 100 रुपीज, ठीक है, इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट इज 100 रुपीज, और हमने डिसाइड किया यार हर बारी ना 10% इस इक्विपमेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने उस परसेंटेज को फिक्स कर दिया, दैट इज 10%, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज। 10% ऑफ 100 इज व्हाट? 10, ठीक है। 10% ऑफ 100 इज 10, मतलब पहले साल इसकी कीमत थी 100, अब कितनी डेप्रीसिएशन हुआ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर? तो दैट इज 10% ऑफ 100, तो 10% ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 10। तो वो वैल्यू डेप्रीसिएट हो गई जो हमारी सेकेंड ईयर की वैल्यू है, मतलब मेरे V1 की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 90, ठीक है। मतलब इनिशियल वैल्यू थी 100 रुपए, दैट इज V0 का वैल्यू, अब V1 की वैल्यू हो चुकी है 90, ठीक है। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट D2 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D2? D2 इज अगेन 10%, अभी भी 10%, लेकिन किसका? अब वो डेप्रिसिएट होगा 10% अगेन, पहले भी 10% हुआ, अभी भी 10% होगा, बट नाउ 10% ऑफ 90, 10% ऑफ 90, ठीक है। तो दिस इज 9, मतलब अब कीमत कितनी डेप्रिसिएट? पहले साल में डेप्रिसिएशन हुआ है 10 रुपए का, अब डेप्रिसिएशन हुआ है 9 रुपए का, मतलब मेरे V2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? अब V2 की वैल्यू कितनी होगी? तो दैट इज इक्वल टू V0 दैट इज 90 माइनस 9, तो ये हो गया, अब उसकी कीमत हो चुकी है 81, ठीक है। तो नाउ दिस इज 81, ठीक है।
अब थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन होगा, D3, तो D3 इज 10% ऑफ 81, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10% ऑफ 81, ठीक है, तो दैट वैल्यू इज 8.1, करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या, करेक्ट, ओके। तो पहले साल कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन हुआ, बाद में 9 रुपीज, बाद में 8.1। बोलने का मतलब है कि यहाँ पे दिस परसेंटेज इज फिक्स, ठीक है। इस वजह से इसमें ना ये एक यूनिक केस है कि इसकी जो VS की वैल्यू है या VN की वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि यार किसी का भी तुम 10% लेते जाओगे तो वैल्यू कभी जीरो होगी क्या, नहीं, वो 0 समथिंग समथिंग तो बचेगी, कुछ ना कुछ तो बचेगी, वो एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में जितना भी आप आगे जाओगे वो वैल्यू VN बुक वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, 0 समथिंग रहेगी, ठीक है, बिकॉज परसेंटेज निकाल रहे हो ना, हर बारी परसेंटेज कम 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 होते जाने होने वाला है। ओके, अब इसका जनरल केस तो समझ आ गया, अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो इसी के ऊपर अगर अपन फॉर्मूले अप्लाई करें, ठीक है, अब दिस इज V0, दिस इज V1, दिस इज V2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर फर्स्ट ईयर D1, तो D1 की वैल्यू कितनी है, तो D1 की वैल्यू है V0 इंटू F, बराबर है डेप्रिसिएशन, वही किया था ना अपन ने यहाँ पे, देखो D1 की वैल्यू इज V0 इंटू F, F मतलब जो भी है 10% जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में उस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज D1 इज इक्वल टू V0 इंटू F, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये जो है D1 की वैल्यू है वो तो हमने निकाल ली। व्हाट अबाउट V1 नाउ, व्हाट अबाउट V1, V1 इज इक्वल टू, क्या था अपना टिपिकल आंसर, V1 निकालने के लिए हम करते थे V0 माइनस D1 जो हमने कॉमन पढ़ रखा है, बट व्हाट इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ D1 नाउ, D1 इज इक्वल टू V0 इंटू F, राइट। तो दिस इज V0 इंटू F, तो मेरे V1 की फाइनल वैल्यू हो जाती है V0 इंटू 1 माइनस F, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यही केस अगर मैं V2 पे अप्लाई करती हूँ, ठीक है, V2, उसके लिए पहले मुझे चाहिए D2, देखो यहाँ पे D2 के लिए क्या किया, इधर D2 के लिए हमने किया 90 इंटू 10%, दैट इज V1 इंटू F, करेक्ट है क्या, D2 is equal to V1 into F, करेक्ट है, wasn't this V1, wasn't this F, ठीक है। अब यही मैं V2 पे अप्लाई करती हूँ, यही जब मुझे V2 की वैल्यू निकालना है एंड आई नो, इफ आई नो द वैल्यू ऑफ D2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V2 देन, V2 इज V1 माइनस D2, करेक्ट है क्या, this value of V2 is equal to V1 minus D2. What is V1 now? V1 को मैंने रखा as it is minus D2 की वैल्यू, D2 क्या है, D2 is V1 into F, अरे मैंने V0 क्यों लिखा, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी V1, ओके, इसको मैंने ऐसे ही रखा V1, और D2 की वैल्यू इज V1 into F, तो ये हुआ V1 into F इज इक्वल टू V1 होल थ्रू आउट कॉमन इन ब्रैकेट 1 माइनस F, V1 होल थ्रू आउट कॉमन इन ब्रैकेट 1 माइनस F। व्हाट इज V1 नाउ, V1 देखो V1 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज V0 1 माइनस F, तो उसको मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे, तो ये हो गया V0 1 माइनस F अगेन 1 माइनस F, तो होल थ्रू आउट मेरे V2 का जनरल फॉर्मूला बन गया V0 1 माइनस F का स्क्वायर, बराबर है, पहले V1 का फॉर्मूला था V0 1 माइनस F, अब कन्वर्ट हो चुका है V2 इज इक्वल टू V0 1 माइनस F का स्क्वायर, मतलब अगर मैं इसका जनरल केस VA का केस निकालूं तो इट इज V0 1 माइनस F टू दी पावर A, बराबर है क्या, समझा कैसे आया, फॉर्मूलेस कहाँ से आए ये पता होने चाहिए, वरना अगर उसने ट्रिकी क्वेश्चंस फेंक दिए तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, आगे जाते हैं। यहाँ पे इसी फॉर्मूले के अंदर VA क्या है अपना, VA मतलब बुक वैल्यू है, करेक्ट है ना, VA मतलब हमारा बुक वैल्यू है, जनरल केस, ठीक है। बट अगर मैं इस A को सर्विस लाइफ से रिप्लेस कर दूं, मतलब N से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, मैं इसको, ये V0 1 माइनस F टू दी पावर A है, मैं इसको टू दी पावर N कर दूं, सर्विस लाइफ से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो ये जो VA है ये क्या हो जाएगा, अभी
क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे ये 1 लिखती हूँ तो फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू आ जाता है, यहाँ 2 लिखूंगी तो 2 साल का बुक वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं n लिखूंगी तो n ईयर्स के बाद जो बुक वैल्यू है, और n ईयर्स के बाद की बुक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम उसको VS बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, दैट इज वाई दिस इज S। यही से हमको मिलता है F का वैल्यू। तो यहाँ से हम इसको करते हैं VS बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एफ टू दी पावर n, देन दिस इज VS बाई वी नॉट होल टू दी पावर 1 बाई n इज इक्वल टू 1 माइनस एफ। Further, f is equal to 1 minus vs by v naught whole to the power 1 by n, and this is the f का value which you have to keep in mind. ये va is equal to v naught 1 minus f to the power a, और यहाँ पे f is equal to 1 minus vs by v naught to the power 1 by n। ठीक है बच्चा, डेप्रीसिएशन का वैल्यू, ठीक है, तो डेप्रीसिएशन का वैल्यू भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दिस इज डेप्रीसिएशन, राइट, दिस इज डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे मैं अगर इसको dA कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको d1 को अगर dA से रिप्लेस कर दूँ तो dA इज इक्वल टू VA माइनस 1 इंटू एफ, बराबर है क्या, बराबर है। यहाँ पे अगर मैं इस d1 को या d2 को, जिसको भी आप कंसिडर कर रहे हो, अगर मैं इसको dA कर दूं तो क्या ये फॉर्मूला सही है, VA माइनस 1 इंटू एफ, करेक्ट है। बाकी एवरीथिंग इज सेम, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन के बाद डेक्लाइन बैलेंस मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले कॉमन आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज थर्ड मेथड के ऊपर, दैट इज डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड। डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड के अंदर मोस्टली ये सारे फॉर्मूलेज एप्लीकेबल है, एक छोड़ के, दैट इज ये f का फॉर्मूला। f का फॉर्मूला यहाँ पे है 1 माइनस वी एस बाई वी नॉट होल टू दी पावर 1 बाई एन, यहाँ पे f इज इक्वल टू 2 बाई एन। ठीक है, यहाँ पे va इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस एफ, वी नॉट 1 माइनस एफ टू दी पावर a, वही जो हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा। f का फॉर्मूला अलग, यहाँ के जैसा नहीं है, ये अलग फॉर्मूला है। ठीक है, इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है। और यहाँ पे डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड में va इज इक्वल टू सेम जो यहाँ पे हमने पढ़ा। व्हाट अबाउट डेप्रीसिएशन, सेम, da इज इक्वल टू va माइनस 1 इंटू एफ, सेम, यहाँ हो फॉर्मूला सेम, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था 3, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइन बैलेंस मेथड, दिस वाज डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड, राइट। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज द फोर्थ वन, दैट इज सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। Moving on to is the fourth one, that is sum of the year digit method. अब सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड पे भी जो अपने कॉमन फॉर्मूलेज हैं वो सारे इस पे अप्लाई होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब हमको वी नॉट निकालना है, सॉरी नॉट वी नॉट दिया हुआ होगा, वी नॉट तो दिया हुआ होगा, अगर हमको V1 निकालना है तो हमारा V1 का फॉर्मूला क्या था, हमारे V1 का फॉर्मूला था V नॉट माइनस D1, करेक्ट है ना, याद है ना, फॉर्मूला डायग्राम याद है, डायग्राम याद रही ना तो ये फॉर्मूले तुमको ना ऐसे समझ आते हैं। ऐसे इनिशियल वैल्यू है V नॉट, फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन हम बोलते हैं D1, फर्स्ट ईयर के बाद की जो वैल्यू होगी दैट इज V1, राइट। तो V1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे पता चलेगी, दैट इज V नॉट माइनस D1, राइट, वही मैंने यहाँ पे किया। अब जब मुझे V2 की वैल्यू निकालनी है और ये है सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन, तो अगर मुझे V2 चाहिए तो व्हाट कैन आई राइट, फॉर V2 आई विल राइट V1 माइनस D2, राइट। यहाँ पे फॉर V2 आई कैन राइट V1 माइनस D2। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, अगर मैं V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा V नॉट माइनस D1 माइनस D2, राइट। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो एक ही बात है, ठीक है। बट जनरली सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में हमको जब V2 डिफाइन करना होता है तो V2 फॉर अस इज V नॉट माइनस D1 माइनस D2। सेम यहाँ पे V3
इज इक्वल टू वी नॉट माइनस D1 माइनस D2 माइनस D3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कि व्हाट अबाउट यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एक जनरल फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? द डेप्रिसिएशन का जनरल फॉर्मूला, जहाँ मतलब D1 D2 D3 ना बोलते हुए मैं इसको जनरल केस बोल रही हूँ, DA। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DA? DA इज इक्वल टू, बोलो कम ऑन, DA इज इक्वल टू, इन बिटवीन अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, तो आते हैं बैक टू दिस DA का फॉर्मूला। DA इज इक्वल टू N माइनस A प्लस 1 अपॉन समेशन N V नॉट माइनस VS, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज आपको D1 की वैल्यू चाहिए, तो D1 मतलब N मतलब जो भी सर्विस लाइफ दे रखी होगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू आप पुट करोगे, दैट इज 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय समेशन N मतलब फिर से समेशन N मतलब क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 N तक, ठीक है, मतलब समेशन 5 करना है आपको, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो उसका एक शॉर्टकट है। ऐसा कितनी बार करते रहोगे मैम? 5 के लिए तो कर लूंगा, बट अगर मैंने 25 बोल दिया तो समेशन 25 फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 25 तक कैसे करोगे? इसके लिए मैथ्स में हमको थोड़ा सा सिंपल करके रखा है। समेशन N का फॉर्मूला इज N प्लस 1/2, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, समेशन N का जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, सपोज N की वैल्यू 5 है तो हम करेंगे 5 प्लस 1/2, ठीक है, इनटू V नॉट माइनस VS, जो भी V नॉट की वैल्यू दे रखी है, जो भी VS की वैल्यू दे रखी है उसको पुट करेंगे और हम आंसर निकाल देंगे, दैट इज V नॉट माइनस VS, ठीक है। इस तरीके से D1 D2 D3 D4 D5 जो भी है वो हम इंडिविजुअली निकालेंगे। मतलब इसके अंदर ना एक ड्रॉबैक है कि अगर तुमको V3 की वैल्यू निकालना है तो तुमको D1 D2 D3 अलग अलग निकालना पड़ेगा, अलग अलग उन वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, तब जाके V3 की वैल्यू मिलेगी। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये है, एक बारी में आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आता इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके, बट स्टिल इट इज इजी कंपैरेटिव टू मास ट्रांसफर, थर्मो के आगे तो इजी है यार, ठीक है। ओके, सो वी आर डन विथ डेप्रीसिएशन का पार्ट, राइट, वी आर डन विथ डेप्रीसिएशन का पार्ट। अब हम जाते हैं आगे कॉस्ट इंडेक्स पे, कॉस्ट इंडेक्स पे। कॉस्ट इंडेक्स अगेन इज अ वेरी इजी पार्ट। कॉस्ट इंडेक्स होता क्या है? कॉस्ट इंडेक्स इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट इन फ्यूचर लाइफ। मतलब अगर 2010 में किसी, जैसे मैं तुमको तुम्हारे रिलेटेबल एग्जाम्पल बताती हूँ कि इसको यूज क्यों कर रहे हैं अपन। 2010 में अगर किसी ने घर बनाया, ठीक है, तुम वैसा ही घर डुप्लीकेट बना रहे हो लेकिन आज की डेट में बना रहे हो, ठीक है, वैसा ही घर बना रहे हो, वैसे का वैसा कॉपी, मतलब तुम्हारे भाई ने बनाया होगा, तुम्हारा मन कर रहा है वैसा ही खड़ा करना है मुझे, वैसे उतनी ही बिल्डिंग, वैसे ही रूम्स, सेम स्ट्रक्चर। तो आज के डेट में 2010 में बनाया था यार, अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, सेम भी बनाने जाओगे तो प्राइजेस आर ऑन, राइट, प्राइजेस बढ़ चुकी है, तो सेम उस मटेरियल का, सेम उसी तरीके का घर बनाने के लिए आज की डेट में आपको कितना पैसा लगेगा, ठीक है। अब घर मैंने एग्जांपल दिया था रिलेट करने के लिए, यहाँ पे कंपनीज में इक्विपमेंट की बात होती है। जैसे कि 2010 में किसी ने एक डिस्टिलेशन कॉलम खरीदा होगा, ठीक है, या बनवाया होगा, तो उस इक्विपमेंट की कॉस्ट अगर 24 करोड़ है, तो आज के डेट में अगर आपको वैसा ही डिस्टिलेशन कॉलम उसी एमओसी का, उसी कैपेसिटी का अगर आज की डेट में अगर आपको बनाना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए हम कॉस्ट इंडेक्स यूज करते हैं, ठीक है। अब यार इसमें दो टाइप है। सबसे पहले तो यार एक डिस्टिलेशन कॉलम वैसे का वैसा आपको खरीदना है, 2010 में किसी ने बनाया था, वैसे का वैसा तुमको रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसकी प्राइस कितनी होगी, या फिर उसकी कैपेसिटी आपने कम ज़्यादा कर दी, मतलब उसका सरफेस एरिया था फॉर एग्जांपल 25 मीटर स्क्वायर, लेकिन आप जिसको बनाना चाहते हो उसका सरफेस एरिया है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब ऐसा डिफरेंस होगा
तभी भी आपको कॉस्ट इंडेक्स हेल्प करेगा, ठीक है, दोनों केसेस में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको सेम बनाना है तभी भी हेल्प करेगा, या फिर आपने कैपेसिटी कम ज़्यादा कर दी तभी भी वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो अगर आपको सेम बनाना है तो क्या, और दूसरा कि कैपेसिटी चेंज होती है तो क्या, ठीक है। तो अब दोनों केसेस को रिलेट करते हैं। क्वेश्चन दोनों पे एट अ टाइम भी पूछा जा सकता है कि कैपेसिटी पे भी क्वेश्चन आ रहा है और कॉस्ट इंडेक्स पे भी क्वेश्चन आ रहा है, या दोनों में से एक पे भी आ सकता है, सिर्फ कॉस्ट इंडेक्स पे आ गया खत्म, सिर्फ कैपेसिटी पे आ गया खत्म, या फिर दोनों को मिक्स। फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। सबसे पहले तो फॉर एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2010 में उस इक्विपमेंट की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 24 करोड़, ठीक है। 24 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट, वॉट एवर हीट एक्सचेंजर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट एन हीट एक्सचेंजर दैट इन ईयर 2010 द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट इज 24 करोड़, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि in 2010 if the value is 24 crores what will be the value of that equipment in 2022, इसका मुझे प्रेडिक्शन चाहिए, ठीक है। सेम हीट एक्सचेंजर, तो इसके लिए हमको एक मार्शल एंड स्विफ्ट, टेलर एंड फ्रांसिस, ऐसी कुछ ये बुक्स आती हैं, ठीक है। ऐसी इनकी बुक्स में हमको एक कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू दे रखी भी होती है, ठीक है। अब इन लोगों ने ना कुछ रिसर्च कर रखा हुआ है, उस रिसर्च से हमको पता चलता है कि ये हमको एक प्रिडिक्टिव वैल्यू देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट इंडेक्स, कि 2010 का कॉस्ट इंडेक्स कितना है। सपोज 2010 का कॉस्ट इंडेक्स है 154, और फिर हम पूछेंगे कि अच्छा 2010 का वो हीट एक्सचेंजर है, उसका कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू इज 154, और आज के डेट में मतलब 2022 में उस सेम बुक के अंदर कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इट इज फॉर एग्जांपल 250, ठीक है। तो फिर आज के डेट में मतलब 2022 में उस इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट इन द ईयर 2022, कि 2010 में उसकी वैल्यू अगर 24 करोड़ है तो 2022 में उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये जो वैल्यूज है कॉस्ट इंडेक्स की आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, या फिर उन बुक्स की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में ये वैल्यूज कहाँ से उठाई जाती है। तो दीज टू वर जस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि लॉग बुक होती है मैथ्स में, उसी तरीके से मार्शल एंड स्विफ्ट, टेलर एंड फ्रांसिस, इनकी बुक्स हैं जिनके इनकी बुक्स हैं जिसके अंदर से ये कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू, दिस इज कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू जो कि हमको मिल, ओके। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है यार कि इसकी प्रिडिक्शन से अगर वैल्यू जो कुछ भी आ रही हो, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 55 करोड़ आ रही हो, तो ऐसा नहीं होता कि 2022 में उसकी वैल्यू 54 करोड़ ही आएगी, नहीं, वो थोड़ी सी कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है। दिस इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन, अंदाजा लेने के लिए। जैसे तुम घर बनाने जाते हो तो सीधा काम चालू कर देते हो क्या, नहीं, सबसे पहले आप सिविल इंजीनियर्स के पास जाके एक बेसिक कीमत पता करने की कोशिश करते हो कि यार अंदाजा मोटा मोटा मुझे बता दे कि कितना पैसा लगेगा। अगर उसने बोला कि 50 लाख लगेगा, तो तुम प्रेडिक्शन लेके चलते हो, अच्छा यार 5-6 लाख कम ज्यादा हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो कि तुम बोलोगे अरे यार तूने तो 50 बोला था, मेरे 55 लग गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये भी हमको एक अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब मैंने तुमको इसका बताया टाइप ए, ये दिस वाज टाइप ए, दैट वाज जस्ट डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट इंडेक्स का वैल्यू। दूसरा टाइप इज डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी, दिस सेकेंड टाइप इज डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कि एक हीट एक्सचेंजर है जिसको बनाया गया है 2010 में, एक हीट एक्सचेंजर है जिसको बनाया गया है 2010 में, जिसकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 25 करोड़, बट इट कैपेसिटी उस टाइम पे इन 2010 इट्स कैपेसिटी वाज 25 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम कैपेसिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो 2010 में उसकी कैपेसिटी थी 25 मीटर क्यूब। अब उसी हीट एक्सचेंजर को आपको आज के डेट में बनाना है, 2022 के डेट में बनाना है, ठीक है। तो उसकी कीमत कितनी होगी, लेकिन फर्क ये है कि अभी मेरे को सेम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस बारी 50 मीटर क्यूब का, ठीक है।
तो अप्रोक्सीमेटली आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी होगी वो मैं ऐसे पता कर सकती हूँ। मैम मेरे को यहाँ पे कॉस्ट इंडेक्स में कॉस्ट इंडेक्स मेंशन ही नहीं किया है, तो अगर यहाँ पे वो सिर्फ कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है तो तुम भी सिर्फ कैपेसिटी के बारे में ही बात करोगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। फर्क बस इतना है, यहाँ पे भी सेम यहाँ पे भी सेम, लेकिन जब भी कैपेसिटी होती है, जब भी बात कैपेसिटी की हो रही होती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जब भी क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटी की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटी की बात हुई, यहाँ पे कॉस्ट इंडेक्स की बात हुई, ठीक है, जब भी कैपेसिटी की बात होगी तो हम इस कैपेसिटी को टू दी पावर n कर देंगे। बट व्हाट अबाउट दिस n का वैल्यू, क्या होती है इस n की वैल्यू? तो इस n की वैल्यू होती है 6/10, इसीलिए इसको 6/10 रूल भी बोलते हैं। इस n की वैल्यू होती है 6/10, कोई 6/10 लिखता है, कोई 0.6 लिखता है, लेकिन इसकी वजह से इसको बोला जाता है 6/10 रूल। और ये कभी भी कॉस्ट इंडेक्स पे नहीं लगता, कॉस्ट इंडेक्स पे टू दी पावर n नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी पर ही लगता है। अब ये करके आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी द प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ द हीट एक्सचेंजर इन द ईयर 2022, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने तुमको बोला कि 3 तरीके के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो सिर्फ कॉस्ट इंडेक्स पे पूछा जा सकता है उसका फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला अगर कैपेसिटी पे बेस्ड है तो, तीसरा अगर दोनों पे मिंगल्ड है तो, अगर दोनों पे मिंगल्ड है तो, ठीक है। तो मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ, मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ। कैसे लिखेंगे देखो, कॉस्ट इन ईयर 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट in year 2 is equal to cost index in year 1 divided by cost index in year 2 multiplied by capacity in year 1 divided by capacity in year 2 whole to the power n। एंड n की वैल्यू कितनी है? तो n की बाय डिफॉल्ट वैल्यू, मैम बाय डिफॉल्ट क्यों? बाय डिफॉल्ट मतलब होता है अपने आप, मतलब अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं की है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.6 बाय डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट 0.6 फॉर n, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो मैम, मतलब क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है मतलब इसकी वैल्यू दूसरी भी हो सकती है क्या? यस डेफिनेटली इसकी वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, लेकिन कब? अगर वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करता है कि n की वैल्यू इज 0.54 या फिर 0.31, जो भी उसको देना है, ठीक है, 25, ऐसी वैल्यू कभी नहीं होती, पॉइंट में ही वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा। किया तो ठीक, नहीं किया तो जो दे रखा है, जैसे कि 0.6 दे रखा है तो 0.6 लेके आगे बढ़ो, ठीक है, ओके। तो विद दिस वी आर डन विद कॉस्ट इंडेक्स ऑल्सो। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन पे, डेप्रिसिएशन के 4 टाइप्स कवर किए, स्ट्रेट लाइन, डेक्लाइन, डबल डेक्लाइन एंड देन सम ऑफ द ईयर डिजिट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कॉस्ट इंडेक्स। कॉस्ट इंडेक्स का एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर अगर बात सिर्फ कॉस्ट इंडेक्स पे हो रही है तो इसको भूल जाओ, अगर बात सिर्फ कैपेसिटी पे हो रही है इसको भूल जाओ, अगर दोनों के बारे में बात हो रही है तो पूरे को याद रखना है, बस खत्म, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कॉस्ट इंडेक्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज ओके कैपिटलाइज कॉस्ट। कैपिटलाइज कॉस्ट, करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी डिस्कसिंग इज कैपिटलाइज कॉस्ट। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट कैपिटलाइज कॉस्ट, सबसे पहले तो कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला सबसे पहले सीधा सीधा लिख देते हैं। कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला इज इक्वल टू CV प्लस CV माइनस CS अपॉन 1 प्लस I होल टू दी पावर n माइनस 1 इज द फॉर्मूला। कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू CV प्लस CV माइनस CS अपॉन 1 प्लस I होल टू दी पावर n माइनस 1। इसके अंदर आपको ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसके ऊपर ट्रिकी क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी इसमें हर एक वैल्यू का मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, अगर उसको आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, ठीक है, तो वो फिर डेरिवेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो कैपिटलाइज कॉस्ट होती क्या है, कैपिटलाइज कॉस्ट पे मैं जाऊं
उसके पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं ये फॉर्मूला भी समझाऊंगी और इसको हम कैसे आता है मैं वो भी बता दूंगी, ठीक है। ओके, अब आपने अगर P अमाउंट ऑफ मनी आज के डेट में कहीं इन्वेस्ट करा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है, मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है। अगर आज के डेट में आपने P अमाउंट ऑफ मनी कहीं इन्वेस्ट करा है तो 1 साल के बाद अगर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा तो आप उसको कितना पैसा वापस करोगे, P तो दोगे प्लस साथ में साथ PNI दोगे, ठीक है, इंटरेस्ट उस साल का। नेक्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा, सेम PNI। थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट, PNI। मतलब हर साल में इंटरेस्ट मैम PNI लगेगा क्या, यस, हर साल में इंटरेस्ट सेम, एक ही साल का इंटरेस्ट लगेगा सेम अमाउंट पे। लेकिन उसकी बात छोड़ो, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है, बात है कंपाउंड इंटरेस्ट की। और जहाँ पे भी हमारे प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स में जब भी इंटरेस्ट पिक्चर में आएगा, जब भी प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट पिक्चर में आएगा, हर बारी बात सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगी, ठीक है। अब अगर P अमाउंट ऑफ मनी कहीं आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, तो 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना पैसा वापस करोगे, P तो दोगे प्लस उसके साथ 1 + I to the power n, ठीक है। ये है अपना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे आता है ना, ये भी मैं डिराइव करवाती हूँ, पर थोड़ी सी टाइम की कमी है, इसीलिए आज इतना समझो। ये तो पता है ना, ये फॉर्मूला तो सबको पता है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो अगर P अमाउंट ऑफ मनी आपने बोरो कर रखा है तो n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आप कितना अमाउंट ऑफ मनी उसको रीपे बैक करोगे, तो n ईयर्स के बाद यू नीड टू रीपे P × 1 + I to the power n अमाउंट ऑफ मनी, राइट, करेक्ट है। ओके, अब आगे, तो फॉर एग्जाम्पल, तो ये हुआ आपका फ्यूचर वैल्यू, राइट, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू। इस तरीके के क्वेश्चंस आप बार बार करते आए हो कि यार आपने 100 रुपीज अगर कहीं डिपॉजिट किए, ठीक है, 100 रुपीज कहीं आपने डिपॉजिट किए, तो n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद अगर I इज द इंटरेस्ट रेट, n number of years के बाद if I is the interest rate, तो what will be the future value of this 100 rupees after n years? तो आप बोलोगे मैम अभी तो पढ़ा फॉर्मूला, आंसर विल बी 100 × 1 + I to the power n, राइट, ये होगा फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट 100 इज इक्वल टू 100 × 1 + I to the power n, सॉर्टेड। अब ये बार बार करते आए हो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, अब उल्टा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की फ्यूचर वैल्यू 110 है, अगर किसी की अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू 110 है, फ्यूचर मतलब ये जैसे कि 100 रुपए आज के n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद वो 100 रुपए बचे क्या, नहीं, वो 100 × 1 + I to the power n होता है, ठीक है। ये वैल्यू बढ़ चुकी है, जितना भी I का इंटरेस्ट रेट होगा, जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स होगा, उनको पुट करेंगे और वो फ्यूचर वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो अनदर, ये बार बार आप करते आए हो। नाउ माय क्वेश्चन इज, जो इकोनॉमिक्स में हमको थोड़ा सा एक कदम आगे पूछा जाता है कि अगर फ्यूचर वैल्यू फॉर दैट इक्विपमेंट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट इज 110, मतलब फ्यूचर में n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद जिसका इंटरेस्ट रेट है I, ठीक है, n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद इंटरेस्ट रेट है I, तो फ्यूचर वैल्यू है 110। मतलब फ्यूचर में अगर आपको 110 रुपए मिलने हैं तो मैं आज n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, ओके, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड कि n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद मुझे 110 रुपए मिलने हैं, तो आज के डेट में मैंने कितने पैसे डिपॉजिट करने चाहिए बैंक के अंदर, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे क्या था, 100 रुपए डिपॉजिट किए, n नंबर ऑफ ईयर्स और I इज द इंटरेस्ट रेट, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी उस पैसे की, तो फ्यूचर वैल्यू होगी इतनी, ठीक है। मतलब n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद बैंक आपको कितना पैसा देगा, तो इतना देगा, 100 × 1 + I to the power n, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन, अगर फ्यूचर में 110 रुपए की जरूरत है, तो n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद 110 रुपए की जरूरत है, तो आज के डेट में बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करूं, ये कैसे पता चलेगा। तो यार ये जो है दिस 110 इज योर फ्यूचर वैल्यू, राइट। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज f इज इक्वल टू p 1 + I to the power n, राइट। तो यहां से दिस f इज 110, राइट, तो दिस इज p × 1 + I to the power n, और यहां मुझे चाहिए p की वैल्यू,
यहाँ मुझे चाहिए p की वैल्यू। दिस p की वैल्यू को निकालने के लिए वी आर डूइंग 110 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू दी पावर n। तो इस तरीके से हमको इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिली, ठीक है। मतलब अगर मैं 110 व्हाट ये जो है आज के डेट में मैंने कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहिए कि फ्यूचर में मुझे n नंबर ऑफ इयर्स के बाद इफ i इज द इंटरेस्ट रेट 110 रुपए मिल रहे हैं, तो आज के डेट में मैंने कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहिए। तो आज के डेट में मैंने 110 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू दी पावर n, इतना पैसा आज के डेट में डिपॉजिट करना चाहिए, ठीक है। This is known as present value in economics and this is known as future value. Very logical ना। ये है आज के दिन की बात, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा 110, पर आज के डेट में उस 110 की कीमत कितनी है, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उतनी है, ठीक है। देखो प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स में एक चीज बड़ी क्लियर है, प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स में ना एक चीज शुरुआत से बहुत क्लियर है कि अगर आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, ठीक है, 1 साल के बाद उस इंसान ने आपको 100 रुपए वापस दे दिए, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन पे हो, तो आपको गलत लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार मैंने 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए वापस ले लिए, तो इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन, तो आप अगर ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो, बिकॉज इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं सोचता। इकोनॉमिक्स ऐसा सोचता है कि अगर वो 100 रुपए आपने कहीं डिपॉजिट किए रहते, बैंक में रखे रहते, ठीक है, तो 1 साल के बाद आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता, 1 रुपए मिलता, 2 रुपए मिलता, जितना भी इंटरेस्ट रेट है उस बैंक का पर्टिकुलर उस ईयर के लिए, ठीक है, इस टेन्योर के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट फ्यूचर में आपको 100 रुपए नहीं मिलते। तो अगर किसी ने आपको 100 रुपीज आपसे लिए हैं, तो आफ्टर 1 ईयर अगर वो इंटरेस्ट रेट के साथ आपको वो पैसे वापस कर रहा है, सपोज वो 105 रुपए वापस कर रहा है, कंसिडरिंग 5 एज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक, 5% इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक फॉर एनुअल इंटरेस्ट रेट, इन दैट केस आप बोल सकते हो कि हाँ इसका अब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन पे हूँ। उसने आपको 5 रुपए ज्यादा नहीं दिए हैं, उस 100 रुपीज की वैल्यू 1 साल के बाद 105 हो चुकी है। दैट इज वाई नाउ यू आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन। अगर आपने 100 के 100 वापस दिए तो आप एक्चुअली लॉस में हो, 5 रुपीज लॉस में हो। अगर आपको बैंक का इंटरेस्ट रेट पता है, अगर वो 5% का इंटरेस्ट आपको देता है एनुअली, तो एक्चुअली आप नुकसान में चल रहे हो, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी थिंक इन इकोनॉमिक्स, ओके। इसीलिए अब से हम क्या ध्यान में रखेंगे, किसी ने भी अगर हमको ये पूछा कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, सबसे पहले बार जो फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। इफ P इज द अमाउंट आज के डेट में, तो इस P की फ्यूचर वैल्यू क्या है, तो इस P की फ्यूचर वैल्यू डिपेंड करेगी I के ऊपर, N के ऊपर। तो इस P की फ्यूचर वैल्यू विल बी P 1 प्लस I टू दी पावर N। ये है इस P की फ्यूचर वैल्यू। मतलब आज के डेट में अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू P है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर अमाउंट कितना होगा, तो वो हो जाएगा P 1 प्लस I टू दी पावर N, ठीक है। अब दूसरा कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू दिया है, फॉर एग्जाम्पल दैट फ्यूचर वैल्यू इज F, ठीक है। फ्यूचर में अगर आपको F अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, तो आज के डेट में इसकी वैल्यू कितनी है, आज के डेट में मुझे कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, दिस कैन बी द क्वेश्चन। आज के डेट में व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट, दैट कुड बी द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज जो भी ये अमाउंट होगा डिवाइड बाय जो भी ये अमाउंट होगा, सॉरी नॉट P, F, जो भी ये अमाउंट होगा F डिवाइडेड बाय 1 प्लस I टू दी पावर N। मतलब सॉर्टेड है जिंदगी। अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो वो P इंटू 1 प्लस I टू दी पावर N कर दो। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आज के डेट में, तो दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस I टू दी पावर N कर दो, ठीक है। तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है तो P इंटू 1 प्लस I टू दी पावर N कर दो। अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछी जा रही है तो F डिवाइड बाय 1 प्लस I टू दी पावर N कर दो, ठीक है। एंड वी आर सॉर्टेड, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और क्लियर है। फ्यूचर वैल्यू मतलब तुम्हारे दिमाग में मैं बस इतना बैठाना चाहती थी कि तुम फ्यूचर वैल्यू पूछते बराबर आप क्या करते हो, इनटू 1 प्लस I टू दी पावर N। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो डायरेक्टली करना वो वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस I टू दी पावर N, जो भी है ए नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है, ओके। अब आगे जाते हैं अपन, कहाँ थे अपन,
अपन थे एक्चुअली कैपिटलाइज कॉस्ट पे, ठीक है। ओके, तो कैपिटलाइज कॉस्ट पे ओके 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 ओके, इस कैपिटलाइज कॉस्ट का हमने मेन हेडिंग दे रखा है। इस कैपिटलाइज कॉस्ट की मेन हेडिंग पे जाने से पहले हमने पढ़ी ये फ्यूचर वैल्यू, हमने पढ़ी ये फ्यूचर वैल्यू, उसके बाद हमने पढ़ी ये दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। हमने पढ़ी फ्यूचर वैल्यू, हमने पढ़ी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे एन्युइटी, और एन्युइटी से हम डिराइव करने जाएंगे फिर कैपिटलाइज कॉस्ट, ठीक है। तो चार चीजें अपन एक साथ पढ़ रहे हैं। कैपिटलाइज कॉस्ट को पढ़ने के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू भी पता होनी चाहिए, फ्यूचर वैल्यू भी पता होनी चाहिए, एन्युइटी भी पता होनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब आते हैं एन्युइटी पे, ठीक है। सब हेडिंग, कैपिटलाइज कॉस्ट इज द मेन हेडिंग, उसी के सब हेडिंग में अभी मैं दे रही हूं एन्युइटी, ठीक है। एन्युइटी से घुमा के फिर मैं ले जाऊंगी तुमको कैपिटलाइज कॉस्ट पे, ठीक है। बिकॉज कैपिटलाइज कॉस्ट का जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो एक्चुअली एन्युइटी से आता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एन्युइटी पे। एन्युइटी सबसे पहले तो है क्या, मैम बार बार एन्युइटी एन्युइटी बोल रहे हो, क्या है समझा तो दो, ठीक है। चलो समझते हैं एन्युइटी क्या होता है। अब तुमने कई बार मम्मी के मुंह से सुना होगा कि यार मम्मी बोल रही है कि मेरे को आरडी भरने जाना है, दैट आरडी इज नोन एज रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो वो क्या करती है, अपने अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करते हुए हो सकता है कि वो हर महीने हजार रुपए की फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट आरडी वो करने जाती है, मतलब वो बैंक में 1000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करते जाती है, ठीक है। हो सकता है अगर उसका मैच्योर ईयर मैच्योर्ड मतलब उसकी मैच्योरिटी आती है, मतलब उसको हम बोलते हैं टेक्निकली वी कॉल इट एज मैच्योर्ड वैल्यू, कि एक साल के बाद वो एफडी मैच्योर हो रही है, मतलब वो नॉट एफडी, वो जो आरडी है वो एक साल तक की मम्मी ने निकाल रखी थी, तो मतलब मम्मी 12 बार बैंक में जाएगी और हर महीने 1000 डिपॉजिट करते जाएगी, ठीक है। जैसे एक साल हो गया वो बैंक जाएगी और पूरा अमाउंट लेके आएगी, तो क्या वो 12,000 रुपये लाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, 12,000 नहीं लाएगी, वो 12,000 से ज़्यादा पैसे लेके आएगी, क्योंकि हर साल 1,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मम्मी को मिलेगा, और वो पूरा अमाउंट मतलब वो डेफिनेटली 12,000 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो उस अमाउंट को वो वापस घर लेके आएगी, ठीक है। तो इस तरीके को कि जब हर साल वो एक अमाउंट ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल आर अमाउंट ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल आर अमाउंट ऑफ मनी मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिटिंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो ऐसा नहीं कर सकती कि एक महीने मैंने भरा फिर एक महीने में भूल गई फिर मैं एक महीना भर दूं, ऐसा वो नहीं कर सकती। वो ऐसा भी नहीं कर सकती एक महीना उसने भरा, एक महीना भूल गई फिर 2 महीने का पैसा एक साथ दिया ना, ऐसा चॉइस ही नहीं है एन्युइटी में। एन्युइटी में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो ऐसा भी नहीं कर सकती कि इस साल 10,000, इस महीने 10,000, अगले महीने 11,000, ना, नॉट पॉसिबल। तो इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये दोनों चीजें फिक्स होनी चाहिए। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मतलब क्या बोलना चाहिए, अजम्पशन, जो नेसेसरी नॉट अजम्पशन, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एन्युइटी। एन्युइटी का फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो ये तीनों कंडीशंस, नॉट 4, तीनों कंडीशंस आपके क्वेश्चन में लिखी हुई होनी चाहिए। वो क्वेश्चन चीखते चिल्लाते हुए ये तीनों कंडीशंस को बोलता है। पहला कंडीशन इज इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग डिपॉजिटेड, दूसरा कंडीशन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है, फर्स्ट डिपॉजिशन इज बीइंग मेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट डिपॉजिशन इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मैम पहले दो तो समझ आए, ये तीसरे में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे हेडिंग दे दो एन्युइटी, हेडिंग दे दो एन्युइटी, हेडिंग दे दो एन्युइटी। स्क्रीनशॉट ले लिया है प्रीवियस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट ऊपर से आते हैं, ओके यहां से ले लेते हैं, ले लो इतने पार्ट का।
सॉर्टेड है। अब इधर आगे ले लो, अच्छा इधर ले लो इतना पार्ट। डन। बढ़े आगे, जाए एन्युटी पे। हो गया, नोटेड एवरीथिंग? ओके ठीक है, चलो हेडिंग दे दो एन्युटी। सबसे पहले लिखो नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट नॉट सफिशिएंट, नेसेसरी कंडीशन फॉर एन्युटी। नेसेसरी कंडीशन necessary condition for annuity। सबसे पहली कंडीशन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, सेकेंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, third is first deposition is to be made at the end of first year। first deposition is to be made at the end of first year। these three are the necessary conditions for annuity। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं की है तो आप नहीं लगा सकते, ठीक है, एन्युटी का फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते, ठीक है। अब जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, ये तीसरा वाला जो मैं बोल रही हूँ कि मैम ये दो तो मेरे को समझ में आए, बट ये तीसरे का क्या है ये समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 साल के लिए ही हम डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि पहले साल में हमने 10 के डिपॉजिट सीधा आज के डेट में डिसाइड किया है और पहले ही 10,000 हमने डिपॉजिट कर दिया, फिर 1 साल के बाद फिर हमने 10 के डिपॉजिट किया, सेकेंड ईयर के बाद हमने फिर 10 के डिपॉजिट किया। हम ऐसे नहीं सोचते, ठीक है। सिंस दिस इज द कंडीशन कि फर्स्ट डिपॉजिट इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब अगर आप आज के डेट में डिसाइड कर रहे हो डिपॉजिट करना तो आपका फर्स्ट डिपॉजिशन होगा यहाँ पे 10 के, 1 साल के बाद, ऐसे नहीं डिसाइड होगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के बाद आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया, इतना, फिर से, तो दैट इज 10 के, ठीक है। मतलब 2 साल के बाद, जिसको मैं कह रही हूं S2, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, ठीक है। अब देखो 2 साल के बाद आपने सपोज 2 ही साल के लिए पैसे डिपॉजिट किए थे, ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट, ये सबसे पहले तो ये कंडीशन ही अप्लीकेबल नहीं है, ये वाला जो कंडीशन है दिस इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, हम ऐसा अज्यूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि फर्स्ट डिपॉजिट इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर डिपॉजिट किया क्या, नहीं, यहाँ पे ही डिपॉजिट कर दिया स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में, तो ये गड़बड़ है, नहीं लग सकती एन्युटी, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, हटाओ इसको। ओके, तो दिस इज द एप्लीकेबल थिंग। अब देखते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। अब ये फर्स्ट ईयर के एंड में पैसा मिल रहा है 10,000, दूसरे ईयर के एंड में पैसा मिल रहा है 10,000 मिल रहा है, मतलब डिपॉजिट करने जा रहे हैं। तो अगर 2 साल में ही टेन्योर खत्म, 2 साल के लिए डिसाइड किया था, अब अमाउंट मैच्योर हो चुका है, मम्मी जाएगी बैंक पैसा लाने के लिए, तो कितना पैसा लेके आएगी, वो कितना पैसा लेके आएगी, तो यहाँ पे 2 साल के बाद जब वो जाएगी तो इस 10,000 पे बैंक उसको कितना इंटरेस्ट देगा, इस 10K पे। बैंक बोलेगा आज के डेट ही में ही तो लाए थे, आज ही वापस लेके जा रहे हो, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं, है ना। सेकेंड ईयर में ही आप गए और आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, फर्स्ट ईयर के एंड में गए, यू डिपॉजिटेड 10K, सेकेंड ईयर में एंड में गए, यू डिपॉजिटेड 10K, ठीक है। 2 साल में ही अमाउंट मैच्योर हो गई, तो आप इसको मैं बोल रही हूँ S2, बिकॉज 2 साल की बात हो रही है, 1 साल के एंड का टोटल अमाउंट होगा तो मैं लिखूंगी S1, S2 मतलब 2 साल के बाद का टोटल अमाउंट, ठीक है।
अगर मैं n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए अमाउंट डिपॉजिट करती जाती 10K तो मैं लिखती SN। ओके, तो सिंस ये 2 साल की बात है, तो अब यहाँ पे जैसे ही इस अमाउंट को बैंक हम बोलेंगे कि यार ये दोनों अमाउंट हमको वापस चाहिए, तो इस 10K पे बैंक हमको कितना पैसा रिटर्न देगा, कितना देगा? ये जो फर्स्ट 10K है इसके ऊपर बैंक हमको इंटरेस्ट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। ये जो 10K है बैंक हमको इंटरेस्ट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। दिस विल बी 10,000 इंटू, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैंक बोलेगा आज के डेट में ये लाया था और आज के डेट में लेके जा रहे हो, तो मैं इस पे तो इंटरेस्ट नहीं दे रहा, ठीक है भैया मत दो। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, दिस 10K, इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा जब ये अमाउंट आगे आएगा, मतलब ये जो अमाउंट है जो आपने एक साल के अंत में आपने बैंक में डिपॉजिट किया, इस अमाउंट पे बैंक हमको कितना इंटरेस्ट देगा? तो इस अमाउंट पे मुझे बैंक इंटरेस्ट देगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, दैट इज 10,001 प्लस I टू दी पावर 1, बराबर है क्या? मैम एक साल का इंटरेस्ट क्यों देगा? 2 साल है ना, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो 2 साल का इंटरेस्ट नहीं देगा क्या? अरे तुम 2 साल मत सोचो, तुम ये सोचो कि ये जो अमाउंट है वो बैंक के पास कितने साल रहा? 1 साल। कौन सा साल है वो? ये वो टेन्योर है, ये जिसको मैंने येलो से मार्क किया, दिस इज दैट टेन्योर, जिस टेन्योर में बैंक ने 10,000 अपने पास डिपॉजिटेड रखे, ठीक है? तो ये अमाउंट के ऊपर बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा? तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, 1 साल के हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिलेगा इस अमाउंट पे, इस पे तो नहीं मिला। देखो है ना, ये उसी दिन डिपॉजिट किया, उसी दिन अमाउंट मैच्योर हो रही है, तो बैंक बोलेगा आज ही डाल रहे हो, आज ही लेके जा रहे हो, तो नो इंटरेस्ट। और ये जो अमाउंट है जो 10K डिपॉजिट हुआ, वो 10K जो है 1 साल के बाद अगर आपको मिल रहा है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो दैट इज 10,000 इंटू 1 प्लस I टू दी पावर n, ठीक है? तो n की वैल्यू विल बी 1, बिकॉज ये सेकेंड ईयर, ये ईयर जरूर दूसरा चल रहा है, लेकिन ये जो अमाउंट है वो कितने साल के लिए बैंक में रही? 1 साल के लिए रही, तो बैंक इंटरेस्ट देगा उसके ऊपर 1 साल के लिए, दैट इज 10K इंटू 1 प्लस I टू दी पावर n। तो इसका जनरल केस हम ऐसे लिखते हैं, दैट इट इज SN इज इक्वल टू R प्लस R इंटू 1 प्लस I टू दी पावर 1 प्लस R इंटू 1 प्लस I टू दी पावर 2 प्लस डॉट डॉट R इंटू 1 प्लस I टू दी पावर n माइनस 1, हम ऐसे लिखते हैं इसको। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे n है, तो इधर 2 दी पावर n माइनस 1 आएगा। करेक्ट है क्या? करेक्ट है, ठीक है? ये है SN, ये आएगा 2 दी पावर n माइनस 1, करेक्ट है? ओके, ठीक है, चलो सॉर्टेड है। अब इसका जनरलाइज फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, कैसे? लगा के हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, ठीक है, जीपी लगा के हम इसका जनरलाइज फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है? मतलब एक्चुअली यार हमको जीपी की जरूरत क्यों पड़ी, ये पहले ये सोचो, ठीक है? मतलब अब यहाँ पे 2 साल की बात है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मम्मी ने क्या, ये 0th ईयर है, ये फर्स्ट ईयर का एंड है और मम्मी ने 10K डिपॉजिट किए, फिर सेकेंड ईयर में फिर मम्मी ने 10K डिपॉजिट किए, ऐसे वो करती गई, ऐसा मम्मी ना 70 साल करती गई, 70 ईयर्स, एवरी 70 ईयर, मतलब नॉट एवरी 70 ईयर, एवरी ईयर टिल 70 ईयर्स वो क्या करती गई, हर साल के अंत में 10K डिपॉजिट करती गई। अब उसको n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, मतलब 70 ईयर्स के बाद उसके पास कितना पैसा आएगा? तो एक्चुअली वो अब कैसे कैलकुलेट करोगे? अब ऐसा करना पड़ेगा, 10K प्लस 10K 1 प्लस I टू दी पावर 1 प्लस 10K 1 प्लस I टू दी पावर 2 प्लस 10K 1 प्लस I टू दी पावर 3, वो चलता रहेगा। कब तक? वो चलेगा जब तक 10 इंटू 1 प्लस I टू दी पावर 69 नहीं हो जाता। ये देखो n माइनस 1 है, यहाँ 2 था, यहाँ 1 आया, तो जनरल फॉर्मूले में दिस इज n, तो यहाँ पे आया है 2 दी पावर n माइनस 1, राइट? इसीलिए यहाँ पे ये चालू होगा S70, क्योंकि मुझे 70 ईयर्स के लिए निकालना है, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू 10
प्लस 10 इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर 1 प्लस डॉट 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 ये चला 1 प्लस आई टू दी पावर 69 तक। ठीक है, अब ये कैसे करोगे यार कैलसी में, 2 साल की बात थी तो सॉर्टेड था, ये चला 69 ईयर्स तक, इसीलिए कैसे करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए हम आ गए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो हमको जहां जहां प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को छोटा करना पड़ता है, हम मैथ्स के हथियार बाहर निकालते हैं, है ना। तो जैसे कि समेशन n था 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक करेंगे यार, 25 आ गया तो 25 छोड़ो, 75 आ गया तो 25 तो फिर भी कर लोगे, 75 आया तो, इसीलिए समेशन n हमको याद करके रखते हैं कि समेशन 75 करना रहा, 1 + 2 + 3 + 4 चला वो 75 तक, इजी n + 1/2 मतलब 75 प्लस इन ब्रैकेट 75 + 1/2। उसी तरीके से यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी हमारे पास, मतलब इसका भी हमारे पास एक हथियार है। हथियार कैसा, ये अगर ये दे रखा है, ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास है। क्या है वो फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, अगर हमारे पास एक सीरीज आ जाती है तो उसका जीपी ऑफ एन टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। दैट फॉर्मूला फॉर एस ए इज इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर n-1 अपॉन n-1। करेक्ट है क्या, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, सॉरी r-1, करेक्ट कर लो इसको, r-1, ठीक है। अब इसका जो जनरल रूल है वो मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ, दैट एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसा कारवा चलता रहा तो इसका एक सोल्यूशन निकाल लेंगे हम, एंड दैट जनरल फॉर्मूला फॉर एस ए नहीं सॉरी एस एन आएगा, फॉर जनरल फॉर्मूला एस एन अगर हमको निकालना है तो दैट जनरल फॉर्मूला दैट इज एन टर्म इज इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, क्या उल्टा बोला शायद मैंने, एस एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट आर टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट r-1। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एन टर्म निकालना। अब इसको और इन तीनों को देखो, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों को अगर आप रिलेट करोगे तो यहाँ पे a मतलब ये है a, तो यहाँ पे a को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो तो ये a मतलब r हुआ कि नहीं, बराबर है क्या, हर जगह ये a मतलब हुआ r। व्हाट अबाउट दिस स्मॉल r देन, व्हाट अबाउट दिस स्मॉल r, यहाँ पे है r, r स्क्वायर, r क्यूब, तो दिस इज r स्क्वायर और ये आगे r क्यूब। मतलब मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि आपको इतना, अगर आप इन दोनों को रिलेट कर पा रहे हो तो इस स्मॉल a की वैल्यू इज नथिंग बट r, करेक्ट है। अगर आप इन दोनों को रिलेट कर पा रहे हो तो स्मॉल r की वैल्यू इज 1 प्लस i, करेक्ट है क्या, करेक्ट है, सॉर्टेड। अब बस यार इसको अपन अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूले पे, इससे इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एस एन की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू है कैपिटल R, यहाँ पे इस स्मॉल r की वैल्यू है 1 प्लस आई, तो दिस बिकम्स 1 प्लस आई टू दी पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई -1, करेक्ट है क्या। ये स्मॉल r की वैल्यू अगेन दिस इज 1 प्लस आई, दिस इज 1 प्लस आई -1, करेक्ट है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करने जाऊं तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और मेरे एस एन की फाइनल वैल्यू आ जाएगी r बाई आई 1 प्लस आई टू दी पावर n-1। जिसको अभी जो भी मैंने बड़बड़ की, अगर तुमको नहीं समझ आया, ठीक है, अभी जो भी मैं डिस्कस कर रही थी एन्युइटी का फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए, अगर तुमको नहीं समझ आया छोड़ दो, ठीक है, नहीं समझ आया छोड़ दो, एक फॉर्मूला याद रखो और उसकी कंडीशन याद रखो, ठीक है। वैसे तो इट इज़ ईजी, ये ना समझे ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है, दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग। लेकिन अगर नहीं समझ आया हो
तो जब भी आपको एन्युइटी का क्वेश्चन आए, एन्युइटी के क्वेश्चन में 3 चीजें चीखते चीखते वो बोलेगा कि फर्स्ट इज इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड फर्स्ट डिपॉजिशन इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर ये तीनों चीजें क्वेश्चन में दिख रही है आपको, तो वो क्वेश्चन चाहता है कि आप एन्युइटी लगाएं, मतलब कि आप आर अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर डिपॉजिट करते गए, ठीक है, मतलब आप आर अमाउंट ऑफ मनी एवरी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सॉरी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर से आपने डिपॉजिशन चालू किया, ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, ऐसा आप करते गए n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, ठीक है, ऐसा आप करते गए n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। तो n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, तो हम उसको कहते हैं Sn, और उस Sn की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वैल्यू विल बी r बाई आई 1 प्लस आई टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। तो ये है एन्युइटी का फॉर्मूला कि फ्यूचर में आपको कितना पैसा मिलने वाला है, दैट इज नोन एज एन्युइटी, ठीक है। अब इसका भी प्रेजेंट वैल्यू पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, इस एन्युइटी का भी प्रेजेंट वैल्यू पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, ओके। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता करेंगे, वही लॉजिक जो अभी अपन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में निकाल रहे थे, ठीक है, वही लॉजिक जो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू क्या होती थी, अगर पी अमाउंट ऑफ मनी, देखो यहाँ पे, अगर हम गुड इवनिंग प्रांजल, बहुत दिनों बाद, ओके। तो अब हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट समझ रहे थे, तो अगर हम P अमाउंट ऑफ मनी यहाँ डिपॉजिट करते हैं, तो P अमाउंट ऑफ मनी का फ्यूचर वैल्यू कितना होता था, तो P अमाउंट ऑफ मनी की फ्यूचर वैल्यू होती थी P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से सोचते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में कभी भी अगर मेंशन नहीं किया जाए, तो हम कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ही सोचना पड़ता है। तो P अमाउंट ऑफ मनी आज के डेट में अगर आप किसी से बोरो करते हो, तो n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपको उसको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, तो वो आपको वापस करना पड़ेगा, उसको मैं बोल रही हूँ f। तो कितना पैसा दोगे उसको, आप दोगे P इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n, इतना पैसा आपको उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब इसको बोलते हैं हम फ्यूचर वैल्यू, इसको बोलते हैं हम फ्यूचर वैल्यू। सेम क्वेश्चन जब प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन जब प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में पूछा जाता है, ठीक है, दिस इज f एंड दिस इज p, कि फ्यूचर में अगर आपको f अमाउंट ऑफ मनी मिलना है, ठीक है, अगर फ्यूचर में आपको f अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए, तो आज के डेट में मतलब बिफोर n नंबर ऑफ ईयर्स के पहले आपने कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहिए, दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप p की वैल्यू निकालते हो, p इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू दी पावर n, सेम फॉर्मूला है यार, बस यहाँ से p की वैल्यू निकाल रहे अपन, तो f डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू दी पावर n। बट द ओनली थिंग इज आई वांट यू कि आप इंस्टेंटली सोचें कि जब आपको फ्यूचर वैल्यू पूछी जाती है इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n कर दो, जब आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछी जाती है डिवाइड बाय 1 प्लस आई टू दी पावर n कर दो, ठीक है। सो दिस वाज फ्यूचर वैल्यू एंड दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, ये था पहली चीज जो हमने देखी, ये है दूसरी चीज जो हमने देखी। अब तीसरी चीज हमने देखी एन्युइटी, तीसरी चीज जो हमने देखी दैट इज एन्युइटी, ओके। तीसरी चीज जो हमने देखी दैट इज एन्युइटी। व्हाट इज एन्युइटी, एन्युइटी इज कि फर्स्ट ईयर के एंड में अगर आपने आर अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट किया, सेकेंड ईयर के एंड में अगेन आर अमाउंट ऑफ मनी, थर्ड ईयर के एंड में अगेन आर अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, फोर्थ ईयर के एंड में अगेन आप आर अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट किए, तो आपका S4 क्या होगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज दिस S4, दिस S4 इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू ओनली, राइट, कि अगर आप आर अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करते गए एट द एंड ऑफ एवरी ईयर,
taking into consideration that the first deposition is to be made at the end of first year, equal amount of money is being deposited after equal interval of time, तीनों ही condition satisfy हो रहे हैं, what will be the value at the end of 4 years, तो that is S4, that is known as future value. तो उस फ्यूचर वैल्यू उस फ्यूचर वो फ्यूचर में वो वैल्यू क्या होगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू R by I 1 plus I to the power n minus 1. ठीक है, तो अगर मैं R अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करते गई फॉर 4 years, तो मेरे को 4 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, मैंने n नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 4 लिखना चाहिए. ठीक है, तो इतना पैसा मुझे फ्यूचर में मिलेगा. ठीक है, ये है एक तरीके का क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं एन्युइटी. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसी चीज में पूछा जाता है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू. व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युइटी, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू. आपको इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछी जाती है. ठीक है, तो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मतलब इस वैल्यू की नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. तो क्या होगी इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, अभी हमने रिवाइज किया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी उसको सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं 1 plus I to the power n से. ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को हम P से डिनोट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को हम F से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो अगर हमको ये प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे अमाउंट को वापस लेके आएंगे. ये जो अमाउंट है, ये S4 जो अमाउंट है, ये यहाँ की अमाउंट है S4 4 साल के बाद. ठीक है, तो इस अमाउंट को मैं वापस लेके आ रही हूँ. कितने साल वापस ला रही हूँ, 4 साल वापस ला रही हूँ. ठीक है, 4 साल पीछे लेके आ रही हूँ मैं इस अमाउंट को. राइट, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू जब मुझे निकालनी पड़ती है तो दिस इज S4 डिवाइडेड बाय 1 plus I to the power 4. ठीक है, मैं इस अमाउंट को S4, ये जो 4 साल के बाद की जो अमाउंट थी उसको बोलते हैं हम S4. ठीक है, तो इस S4 को 4 साल अगर मैं वापस लेके आ रही हूँ तो इसको हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे 1 plus I to the power 4. ठीक है, तो ये है S4 डिवाइडेड बाय, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S4? S4 की वैल्यू क्या है, इस S4 की वैल्यू है ये R by I 1 plus I to the power 4 minus 1. तो ये S4 की वैल्यू हमने पुट करी R by I 1 plus I to the power 4 minus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus I to the power 4. ठीक है, सॉर्टेड. ये है प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी के ऊपर, मतलब एन्युइटी भी लग गई और प्रेजेंट वैल्यू का भी कंसेप्ट पूछ लिया उसने. ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एन्युइटी भी लगा दिया उसने और प्रेजेंट वैल्यू भी लगा दिया. तो जो भी देखो, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है. ठीक है, इसको जैसे हमको S4 की वैल्यू पूछी तो S4 की वैल्यू हमने ऐसे निकाली, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछी हमको, ये एन्युइटी का क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, ये एन्युइटी का क्वेश्चन दिया है और हमको पूछी है प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब मुझे P की वैल्यू निकालनी थी, तो सबसे पहले मैंने तो एन्युइटी लगा दी, सबकी फ्यूचर वैल्यू निकाल दी और उस फ्यूचर वैल्यू को मैं आज के डेट में वापस लेके आ गई. तो दैट इज व्हाई आई डिवाइडेड इट विद 1 plus I to the power 4. ठीक है, अब आगे जब अगर मुझे इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है और मैं एन्युइटी का कंसेप्ट जानती हूँ, ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में आर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड दिस इज फोर्थ ईयर. ठीक है, दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड दिस इज फोर्थ ईयर. ठीक है, तो अब ये जो चारों अमाउंट है इसकी मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. राइट, इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, है ना. तो अगर मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ये आर अमाउंट ऑफ मनी है, ये 1 साल वापस आएगा. ये आर अमाउंट ऑफ मनी है, ये 2 साल वापस आएगा. ये आर अमाउंट ऑफ मनी है, ये 3 साल वापस आएगा. ये जो आर अमाउंट ऑफ मनी है ये 4 साल वापस आएगा. ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले ये आर अमाउंट को अगर मैं पीछे लेके आती हूँ तो ये कितने साल वापस पीछे आया, ये अमाउंट. इस अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो ये पहला अमाउंट ये कितने साल पीछे आया,
तो ये आया है 1 + i⁻1, 1 साल पीछे आया, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड अमाउंट, ये कितने साल पीछे आ रहा है, 2 साल पीछे आ रहा है, तो दिस इज r डिवाइडेड बाई 1 + i², 2 साल पीछे आया। देन ये जो r अमाउंट है, ठीक है, ये कितने साल पीछे आ रहा है, देखो 1 2 3, 3 साल पीछे लेके आ रही हूँ मैं इसको, तो इसको मैं r डिवाइडेड बाई 1 + i⁻3 एंड लास्टली इस अमाउंट को मैं 4 साल पीछे लेके आ रही हूँ, तो दैट इज वाई इट विल बी r डिवाइडेड बाई 1 + i⁴, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप ये लगा दो, फ्यूचर वैल्यू निकाल ली और फ्यूचर वैल्यू को वापस लेके आए, तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू सॉल्व इट। अनदर वे इज आप ऐसे लगा लो, आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। सॉर्टेड ओके। अब सिमिलरली ये देखो, ये वही चीज है जो हम एन्युइटी पे लगा रहे थे। हम एन्युइटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे थे, देखो सेम क्वेश्चन का अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए, सेम क्वेश्चन का मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए, मतलब r एंड r, ठीक है, और मुझे इसकी फ्यूचर वैल्यू चाहिए S4। इस S4 को निकालने के भी दो तरीके हैं, इस S4 को निकालने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो एन्युइटी का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू r बाई आई 1 + i⁴ -1, ठीक है, ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका S4 को निकालने का, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, मैं इस पॉइंट पे पूछ रही हूँ, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, आर अमाउंट पे नहीं मिलेगा, उसी दिन तो डिपॉजिट हुआ है, क्या इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्लस इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इस अमाउंट पे, ये वाला आर जिसको मैंने अभी मार्क किया येलो से, इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये 1 साल तक बैंक में रहा, तो 1 साल तक इसको बैंक ने यूज किया, तो उसको कितना इंटरेस्ट देगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा r × 1 + i⁴, ठीक है। अब नेक्स्ट इस सेकेंड r पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये अमाउंट 2 साल बैंक में डिपॉजिटेड रही है, ठीक है, दैट इज वाई r × 1 + i², ये इस अमाउंट पे 2 साल बैंक इंटरेस्ट देगा, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड पार्ट, r का पार्ट, ठीक है, ये लास्ट r, ये कितने साल बैंक में रहा, तो ये 1 2 3, तो दैट इज वाई प्लस r × 1 + i³, 3 साल बैंक में रहा, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको अगर एन्युइटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, बट हम इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि यार 3 तक है तो ठीक है, अगर 25 आ गया तो हम कैसे करेंगे, इसीलिए बेटर वी गो विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। सेम ईयर सेम ओवर ईयर, यहाँ पे जब हमको प्रेजेंट वैल्यू पूछी जाती है एन्युइटी के केस में, तो हम सबसे पहले तो एन्युइटी लगा के फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद उस अमाउंट को वापस लेके आते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे कब तक करेंगे, दैट इज वाई वी प्रेफर दिस, ठीक है। सॉर्टेड ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव सीन एन्युइटी। अब हम आते हैं कैपिटलाइज कॉस्ट पे, ठीक है। सबसे पहले तो कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला CV प्लस CV माइनस CS होल डिवाइडेड बाय 1 + i⁻n-1, ठीक है। अब कैपिटलाइज कॉस्ट मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप खरीदना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप खरीदना है, ठीक है, पंप खरीदने के लिए आपकी कंपनी के पास 3 लोग आए, ठीक है, एक आया कंपनी 1, एक आई कंपनी 2, दूसरी आई कंपनी 3, ठीक है। तो पहली कंपनी बोल रही है CV मतलब होती है इनिशियल वैल्यू, जैसे कि हम डेप्रिसिएशन करते वक्त हम बोल रहे थे ना कि इनिशियल वैल्यू इज V0, ठीक है, और सैल्वेज वैल्यू को VS बोल रहे थे, तो यहाँ पे CV इज द इनिशियल वैल्यू एंड CS इज द सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। वहां पे अपन V0 VS लिखते थे, यहाँ पे अपन CV CS लिखते हैं, ठीक है। वहां अपन V0 VS लिखते थे, यहाँ पे अपन CV CS लिखते हैं। तो जब CV CS डिसाइडेड है, मतलब पहली कंपनी आई उसने कहा
कि जो CV का वैल्यू है ना वो है 10 लाख का पंप है, ठीक है, और उसकी सैल्वेज वैल्यू है 2 लाख, लेकिन उसकी सर्विस लाइफ है 10 ईयर्स की, ठीक है। दूसरा बोलेगा कि उसकी इनिशियल वैल्यू मतलब CV कितने में खरीदना, तो वो खरीदा जा सकता है 50K में, 50,000 में, सैल्वेज वैल्यू है उसकी 10,000 और वो चलेगा 2 साल के लिए। तीसरी कंपनी जो बोल रही है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट इज इक्वल टू 5 lakhs, उसका सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 7। अब आपको पता है कि तीनों ही जो पंप्स हैं वो आपके मतलब प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है, जो भी आपका काम है, इंटेंशन है, वो तीनों ही पंप्स फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो इन सच केसेस आप किस पंप को प्रेफरेंस दोगे, इसको दोगे, इसको दोगे या इसको दोगे। आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकते मैम ये वाला सस्ता है 50,000 वाला, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, बट आप ये नहीं ध्यान दे रहे कि 2 साल के बाद आपको पंप बदलना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे मैम फिर मैं ये काम करता हूँ ना, मैं ये 10 साल वाला ले लेता हूँ, ये 10 साल चलेगा पर कॉस्ट तो देख 10 लाख है ना। फिर बोलेंगे अच्छा मैम ना कम ना ज़्यादा, बीच वाले के पास चले जाते हैं, 5 लाख में ले लेते हैं, नंबर ऑफ इयर्स 7 साल के बाद फिर बम बदलना पड़ेगा, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं मिल रही, ठीक है। जब ऐसे केसेस वेंडर सिलेक्शन केसेस, ठीक है, कैपिटलाइज कॉस्ट कब काम आता है, वेंडर सिलेक्शन के केस में काम आता है। जब 3 वेंडर्स आपके सामने अवेलेबल है तो आपने कौन से इक्विपमेंट को खरीदना चाहिए, ऐसे केसेस में हमको कैपिटलाइज कॉस्ट हेल्प करता है, ठीक है। तो आप तीनों में से किसको दिखाओगे कि भैया ये है मेरी हरी झंडी, तुमको मैं खरीदूंगा, तो ऐसे केसेस में आप तीनों का कैपिटलाइज कॉस्ट की वैल्यू निकालोगे, जिसकी कैपिटलाइज सपोज इफ मेरे को वैल्यू नहीं पता इसकी, सपोज इफ इसकी कैपिटलाइज कॉस्ट आई है 7 लाख, इसकी कैपिटलाइज कॉस्ट आई है कितनी लूँ, 50K है, 70K। सपोज इफ इसकी कैपिटलाइज कॉस्ट आई है, अरे यार इसकी 7K नहीं आ सकती, ज़्यादा ही आएगी। सपोज इफ इसकी कैपिटलाइज कॉस्ट आई है 13 लाख, इसकी कैपिटलाइज कॉस्ट आई है 60K और इसकी कैपिटलाइज कॉस्ट आई है 7 लाख, ठीक है। तो जिसकी कैपिटलाइज कॉस्ट आपके लिए सबसे कम होगी आप उस इक्विपमेंट को परचेस करोगे। कैपिटलाइज कॉस्ट मतलब एक बार अगर तुमने उस इक्विपमेंट को परचेस करा तो n नंबर ऑफ इयर्स के लिए आपको अब उस इक्विपमेंट को दोबारा, उस इक्विपमेंट के ऊपर आपको दोबारा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या बोला मैंने, एक बार कैपिटलाइज कॉस्ट की वैल्यू, सबसे पहले तो वेंडर सिलेक्शन, ठीक है, एप्लीकेशन सुनो पहले, ठीक है, हर चीज का मैं कंसेप्ट अभी नहीं बता सकती, ये फॉर्मेट सीरीज है। यहाँ पे कैपिटलाइज कॉस्ट का एप्लीकेशन क्या करोगे, तीनों का कैपिटलाइज कॉस्ट निकालोगे, तीनों में से जिसका कैपिटलाइज कॉस्ट सबसे कम आएगा उसके साथ आप जाओगे, ठीक है। अब कैपिटलाइज कॉस्ट क्या होती है उसके ऊपर अंडरस्टैंड करो, ठीक है। सपोज इफ आपने 200 रुपए का एक इक्विपमेंट खरीदा, सपोज इफ आपने 200 रुपीज का एक इक्विपमेंट खरीदा, ठीक है, 200 रुपीज के, एक मिनट, वो वैल्यू मैंने सही ली है क्या, जस्ट लेट मी चेक, ओके यस, 200 रुपीज का आपने इक्विपमेंट खरीदा, ठीक है, और n नंबर ऑफ इयर्स होगी उसकी सर्विस लाइफ, तो n नंबर ऑफ इयर्स के बाद यू डिसाइडेड कि आप उसको बेच रहे हो, ठीक है, बेचना ही पड़ेगा यार, n नंबर ऑफ इयर्स उसकी सर्विस लाइफ थी तो आपको उसको स्क्रैप में बेचना पड़ेगा। स्क्रैप में या जंक में आप बेचोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिलेगा, ठीक है। सपोज आपको 40 रुपीज आपको मिली है स्क्रैप वैल्यू, तो n नंबर ऑफ इयर्स के बाद फिर आप उस इक्विपमेंट को खरीदोगे, तो इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है n नंबर ऑफ इयर्स के बाद, तो आप बोलोगे मैम 200 रुपीज, ठीक है। तो 200 रुपीज का n नंबर ऑफ इयर्स के बाद दोबारा अगर आप उस इक्विपमेंट को खरीदने जाओगे तो आपको 40 रुपए तो स्क्रैप वैल्यू से मिल गए, मतलब आपको कितने पैसे की जरूरत है, आपको है 160 रुपीज की जरूरत, ठीक है। तो फिर ऐसे 160 रुपीज आपने अपने जेब से डाले, 40 रुपीज आपको उस स्क्रैप वैल्यू वाले ने दिए, स्क्रैप से मिले, एंड देन अगेन यू हैड 200 रुपीज, आपने फिर से इक्विपमेंट को परचेज किया, फिर से सेम इक्विपमेंट को परचेज किया, फिर से n नंबर ऑफ इयर्स चलाया, n नंबर ऑफ इयर्स के बाद फिर वो खराब मतलब उसका लाइफ स्पैन है तो वो तो बंद होना ही है, फिर से 40 रुपीज इज इट्स सैल्वेज वैल्यू, फिर से 160 रुपीज आपको आपके जेब से डालने पड़ेंगे, 40 रुपए फिर आपको स्क्रैप से मिलेंगे, अगेन उसका टोटल कॉस्ट हो गया 200 रुपीज, राइट।
तो ऐसा हर बारी चलता जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जिस साल आपको 200 रुपीज का आपने इक्विपमेंट खरीदा, उसी साल मैं 1600 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर देती हूँ। अच्छे से सुनो, जिस साल मैंने 200 रुपीज का इक्विपमेंट परचेस किया, उसी साल मैं क्या करूंगी, 1600 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि n नंबर ऑफ ईयर्स का जो इंटरेस्ट, n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद 1600 ही क्यों डाले मैंने बैंक में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा था कि n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद मुझे 160 रुपए मिलने हैं, चाहिए, जरूरत पड़ेगी मुझे, n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद मुझे 160 रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसी बैंक ढूंढी जिसके जो n नंबर ऑफ ईयर्स में 10% इंटरेस्ट रेट दे, ताकि n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद ये इसके ऊपर 1600 के ऊपर मुझे बैंक इंटरेस्ट कितना देगा, 160 रुपीज देगा, और वो 160 रुपीज विल बी द इंटरेस्ट विच आई विल बी गेटिंग, ठीक है। मतलब जिस साल मैंने 200 रुपीज का इक्विपमेंट खरीदा है, ठीक है, जिस साल मैंने 200 रुपीज का इक्विपमेंट खरीदा, उसी साल मैंने 1600 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। और जैसे ही n नंबर ऑफ ईयर्स खत्म होंगे, 40 रुपए मुझे कहाँ से मिलेंगे, सैल्वेज वैल्यू से। ये 160 मुझे कहाँ से मिलेंगे, ये जो 1600 रुपीज हमने डिपॉजिट किए हैं, 10% का इंटरेस्ट उस पर लगेगा, मतलब 160 रुपए मुझे तुरंत n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद बैंक एज इंटरेस्ट देगा, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, मतलब फिर से 200 रुपए हो गए। फिर n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद फिर मेरे को 40 रुपए सैल्वेज वैल्यू मिलेगी, फिर मुझे मतलब स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, फिर मुझे 160 की जरूरत होगी, फिर n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद 160 पे इंटरेस्ट रेडी होगा 160 रुपीज, और फिर से वो 160 रुपीज आई विल बी यूजिंग एज द इंटरेस्ट ओवर ईयर। करेक्ट है क्या? हर बारी उस 1600 रुपीज पे 160 160 160 निकलते जाएगा एज ए इंटरेस्ट, और वो मैं उसको बार बार यूज करते जाऊंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि मैम इक्विपमेंट की कॉस्ट 200 ये कांस्टेंट कैसे रह सकती है, एन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद तो इक्विपमेंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी ना। करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट। लेकिन हम कैपिटलाइज कॉस्ट का हमारा सबसे पहला अजम्पशन ये होता है कि द इक्विपमेंट कॉस्ट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर्स, ठीक है। ये पहला अजम्पशन कैपिटलाइज कॉस्ट का। दूसरा कि कैपिटलाइज कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, कैपिटलाइज कॉस्ट का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट फॉर एन इंटरप्टेड ईयर्स। कैपिटलाइज कॉस्ट का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट फॉर एन इंटरप्टेड ईयर्स, ठीक है। करेक्ट है, ठीक है। अब 200 रुपीज, अच्छा ओके, दिस वाज एवरीथिंग अबाउट कॉस्ट इंडेक्स, कैपिटलाइज कॉस्ट। अब कैपिटलाइज कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है? कैपिटलाइज कॉस्ट की वैल्यू मतलब 200 रुपीज जो हमने इनिशियली खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, ठीक है, और ये जो 1600 रुपीज जो बैंक में हमने डिपॉजिट किए, ठीक है। 200 रुपीज जो हमने खुद से हमारा इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट परचेज किया, और 1600 रुपीज जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब दिस इज बैंक मनी, दिस इज बैंक मनी, ठीक है। तो ये 200 रुपए का इक्विपमेंट हमने जो परचेज किया और ये जो बैंक मनी है जो हमने डिपॉजिट किया, इन दोनों को मिला के होता है कैपिटलाइज कॉस्ट। एक बार आपने 1800 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो 1800 रुपए का बार बार आपको उस इक्विपमेंट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये जो 1800 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने किया है ये n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कर दिया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है, दिस कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू CV, ठीक है। और ये जो वैल्यू है 1600 रुपए, ठीक है, ये जो वैल्यू है 1600 रुपीज, दिस वैल्यू इज CV माइनस CS डिवाइडेड बाय 1 प्लस I होल टू दी पावर n माइनस 1। तो ये जो वैल्यू आती है दिस इज द 1600 रुपीज का अमाउंट। अब ये जो वैल्यू आती है इसके लिए जरूरत पड़ती है हमको एन्युइटी अंडरस्टैंड करने की। जिनको एन्युइटी समझ आती है उनको ये वैल्यू समझ आएगी, ठीक है। कैसे? देखो, ये जो है 1600 रुपीज इज द बैंक अमाउंट, राइट। अब एन्युइटी का फॉर्मूला है, एन्युइटी का फॉर्मूला इज R बाई I 1 प्लस I टू दी पावर n माइनस 1, करेक्ट है, ठीक है। अब दिस R, व्हाट इज R? R मतलब हर बार जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते जाते हो, ठीक है। एन्युइटी मतलब सिर्फ आप ये ना समझे कि हर बार आप R अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करते गए तो फ्यूचर में आपको कितना पैसा मिला, ये एन्युइटी तो है ही, ठीक है।
एन्युटी ऐसे भी सोची जा सकती है कि आपने 1600 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है, तो आपको n नंबर ऑफ ईयर्स के बाद इफ i इज द इंटरेस्ट रेट, तो 10% का इंटरेस्ट रेट अगर है, ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, तो उस हिसाब से 160 ऐसा बार बार आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब इक्वली आर अमाउंट ऑफ मनी बार बार मुझे मिलता जाए, ठीक है, इक्वली आर अमाउंट ऑफ मनी मुझे बार बार अगर मिलता जाए तो इसको भी एन्युटी बोली जाती है, ठीक है। सिर्फ एन्युटी मतलब अपने दिमाग में ये मत समझो कि हर बार आर अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करते गए तो फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा, दैट इज एन्युटी, वो तो है ही, लेकिन ये भी एन्युटी है कि 1600 रुपीज वॉज डिपॉजिटेड एंड हर बारी आर अमाउंट ऑफ मनी यू आर गेटिंग 160, क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हो ना, तो इंटरेस्ट का वैल्यू तो सेम रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ एन्युटी, ठीक है। तो दिस इज सॉर्टेड। अब आगे जाते हैं, दिस पार्ट इज सॉर्टेड। अब आगे जाते हैं। अब यहाँ पे आर मतलब क्या, आर मतलब क्या, हर साल जो आपको पैसा मिल रहा है, तो हर साल कितना मिल रहा है, 160, राइट। व्हाट इज दिस 160? दिस 160 इज इसके ऊपर का इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मैं इस बैंक मनी को C2 बोल दूं, अगर मैं इस बैंक मनी को C2 बोल दूं, तो ये जो R है विच इज 1600, isn't this C2 into I? Isn't this C2 into I? अगर मैं 1600 को C2 बोल देती हूँ, इस बैंक मनी को अगर मैं C2 बोल देती हूँ, तो दिस इज CV प्लस C2, राइट। C2 इज नथिंग बट 1600, तो ये 160 मतलब क्या हुआ, 160 मतलब C2 into I हुआ, whole divided by this I is as it is, this is 1 plus I to the power n minus 1. What about this SN? What about this? ये 160 आपको कैसे पता कि आपको 160 इज योर, ये जो है अपना एन्युटी, ये है एन्युटी। एन्युटी क्या है, एन्युटी अपनी फ्यूचर वैल्यू होती है, राइट। ये जब इस फॉर्मूले को कंसिडर करते हुए ये क्या होता है अपना, ये अपना फ्यूचर वैल्यू होता है, राइट। यहाँ पे हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, 160। आपको कैसे पता 160 चाहिए, क्योंकि आपको पता है दिस इज CV माइनस CS। आपको कैसे पता कि 160 रुपए की ही जरूरत है, फ्यूचर में आपको 160 रुपए चाहिए, आपको कैसे पता, वो आपको इसलिए पता है क्योंकि SN की वैल्यू है CV माइनस CS, ये आपको पता है, इसीलिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप C2 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, ये है I, ठीक है। और यहाँ से C2 की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज CV माइनस CS डिवाइडेड बाय 1 प्लस I टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये C2 की वैल्यू है जो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू CV प्लस CV माइनस CS अपॉन 1 प्लस I होल टू दी पावर n माइनस 1। सो दिस इज माई कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो दिस इज हाउ वी आर डीलिंग विथ थिंग्स इन प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स, ठीक है। डिजाइन पार्ट हमने डिस्कस नहीं किया है यार, दिस वाज अ फॉर्मेथलॉन सीरीज जिसके अंदर हम फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। इसके अलावा भी टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स, ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर स्पेसिफिकली कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको हर क्वेश्चन को अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, प्रोडक्शन पर डे, प्रोडक्शन पर ईयर, उस हिसाब से वो वैल्यू निकाल के आपको क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी जो भी मेंशन कर रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के अभी तक के हर एक क्वेश्चन यूनिक रहता है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी अलग होती है, समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है, ठीक है। अगर वो बनना होगा तो एक बारी में बन जाएगा ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन, वरना नहीं बनेगा, ओके, ठीक है। तो with this we are done with plant design and economics. Design part I have not discussed in this part. Design जितना करो उतना कम है, standard books you already know, ठीक है। I don't need to specify the name here. ओके, तो जितना पढ़ोगे डिजाइन पार्ट में उतना कम है। इकोनॉमिक्स पार्ट को yes we can restrict it, ठीक है। तो आज जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर चीजें आती है तो ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर बाद के एग्जाम, ठीक है। होप आप अच्छे से करें, फॉर्मूला एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो तो इजी हो जाता है यार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। ओके, विद दैट आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर।
लेकिन अभी 9 बजे, जैसे कि राइट नाउ इट्स 9 PM, आफ्टर 5 मिनट्स विल बी कंटिन्यूइंग द ह्यूमिडिटी का पार्ट। ह्यूमिडिटी जैसे कि प्रोसेस कैलकुलेशन की एक लेक्चर सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम अब ह्यूमिडिटी पढ़ रहे हैं। तो whomsoever is interested, प्लीज मेक श्योर दैट यू बी देयर लाइव अगेन एट गेट अकेडमी की केमिकल के चैनल पे नाउ एट 9:05, ठीक है। तो यू कैन टेक 5 मिनट्स का ब्रेक एंड वी विल मीट अगेन विद द टॉपिक ह्यूमिडिटी, जिसके अंदर हम आज प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द बार्क एस्पिरेंट्स। गुड नाइट एंड टेक केयर।